में था, दर्जी से नए गहने के डिजाइन सुन रहा था। यह गहने का सेट न सिर्फ शानदार था बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी बहुत अच्छा था। जी आन इन गहनों को गौर से देख रहा था। जाहिर है कि वह क्रोडेल के लिए एक खास तोहफा तैयार कर रहा था। जी आन अपने सामने के गहनों को देखते हुए अंदर ही अंदर जिद कर रहा था। उसे पहले ऐसे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं थे जो छोटी मोटी चीजों से औरतों को खुश करते थे। उसने अपने आप को तसल्ली दी, ये कोई खुशामद नहीं है, ये सिर्फ जान बचाने का शुक्रिया अदा करने के लिए है। तो उसने बड़े दिल से न सिर्फ ये अंगूठी ऑर्डर की बल्कि मैचिंग हार और हेयर एक्सेसरी भी मांगे, सब कुछ शानदार और बड़े स्टाइल में। जब दर्जी ने पूछा कि वह मल्लिका क्रोडेल से कब मिल सकता है, तभी जियन को अचानक एक बात याद आई। असल में क्रोडेल ने वह सुहागरात का तोहफा इसलिए नहीं पहना था कि उसे पसंद नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसने उसका साइज ही गलत बनवाया था। इस बात पर जियन बेचैन हो गया। उसने तुरंत दर्जी से पूछा कि क्या पहले वाली अंगूठी का साइज बदला जा सकता है। जब उसे हाँ में जवाब मिला तो उसने चैन की सांस ली। लगता है उसकी यह देर से आई हुई भावना आखिरकार उस तक पहुंच पाएगी। जियन ने पहले उस अंगूठी को ठीक करवाने का फैसला किया। जब देना ही है तो सबसे सही चीज देनी चाहिए। दोपहर के खाने का समय करीब आ रहा था तो उसने खास तौर पर मैनेजर को हुक्म दिया कि उसका खाना भी क्रोडेल के कमरे में भेज दिया जाए। वह खाने के बहाने अपनी पत्नी के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से हैना की गुस्से वाली आवाज आ रही थी, किसी को भगाते हुए कह रही थी, जल्दी बाहर निकलो। उसके बाद दरवाजे के दरार से एंडी ओनी की ताने मारने वाली आवाज आई। उसने कहा कि वह तो बस बीमार क्रोडेल को देखने अच्छे दिल से आई थी। एंडी ओनी को अभी तक एहसास नहीं था कि उसका यह ढोंगी और बुरी नीयत वाला चेहरा दरवाजे के बाहर खड़े जियान ने देख लिया था। जियान रुक गया। उसकी आंखों में डरावनी ठंडक थी। जियान ने सीधा दरवाजा धकेल कर अंदर प्रवेश किया और वहीं पर एंडी ओनी को पकड़ लिया। उसने कोई बेकार की बात नहीं की और ठंडी आवाज में उसका नाम पुकारा। उसने सबके सामने एंडी ओनी को चेतावनी दी कि वह अब यहाँ एक कदम भी नहीं रखेगी। एंडी ओनी बहाना बनाना चाहती थी, लेकिन जियान के जबरदस्त ऑरा से डरकर भाग गई। एंडी ओनी के छोड़े हुए फूलों के गुलदस्ते को देखते हुए जियान को वह आंखों में चुभने लगा। उसने ठंडी आवाज में हैना को हुक्म दिया कि इस चीज को तुरंत हटा दो। बिन बुलाए मेहमान को भगाने के बाद जियान क्रोडेल के बिस्तर के पास गया। क्रोडेल को अभी तक समझ नहीं आया था कि वह अचानक यहाँ क्यों आ गया। जियान ने धीमी आवाज में समझाया कि ज्वेलर उससे मिलना चाहता था। क्रोडेल को अभी तक बात समझ नहीं आई थी, तब तक ज्वेलर अंदर आकर सलाम कर चुका था। असल में जियान गंभीर था। उसने खास तौर पर किसी को क्रोडेल का साइज लेने के लिए बुलाया था ताकि उसके लिए एक कस्टम मेड सेट बनाया जा सके, सबसे परफेक्ट गहने का। ज्वेलर क्रोडेल का साइज लेने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके मल्लिका के हाथ को छूने से पहले ही जियन ने ठंडी आवाज में उसे रोक दिया। उसने सीधा नापने वाली डोरी ले ली और कहा कि यह काम वह खुद करेगा। इस पर तो ज्वेलर भी हैरान रह गया और बस एक तरफ खड़ा होकर होशियारी से गाइड करता रहा। जी आन बहुत गंभीरता से सीख रहा था। उसने क्रोडेल की कलाई और उंगलियों पर स्टेप बाय स्टेप ध्यान से डोरी लपेटी और निशान लगाए। उसकी इस अनाड़ी और ध्यान से काम करने वाली हालत को देखते हुए क्रोडेल कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। वह बस उसे अपना हाथ पकड़ने और धीरे धीरे नाप लेने दे रही थी। नाप लेने के बाद जियन ने एक जरूरी बात नहीं भूली। उसने जाने की तैयारी कर रहे ज्वेलर को रोका। जियन ने आखिरकार अपना घमंड छोड़ दिया। उसने खुद माना कि पहले उसने गलती की थी और अंगूठी के साइज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। उसने खासतौर पर जोर दिया कि वह उसकी सुहागरात का तोहफा था। क्योंकि ज्वेलर ने कहा कि वह बदल सकता है, तो उसने अब के साइज के हिसाब से उसे फिर से ठीक करवाने का सोचा। उसने हिचकिचाते हुए क्रोडेल से पूछा कि क्या वह पहले अंगूठी उसे वापस दे सकती है, भले ही वह सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ठीक करवाने के लिए हो। लेकिन क्रोडेल चुप हो गई। हैरानी की बात यह थी कि क्रोडेल ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि उसे ठीक करवाने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ तक कि उसे सीधा जाने को कह दिया। उसने थके और भूखे होने का बहाना बनाया। जाहिर है कि वह और बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसने जियन को, जो खुशामद करना चाहता था, पल भर में वहीं जमा दिया। क्रोडेल की इनकार करने वाली हालत को देखते हुए जियान को मजबूरन मानना पड़ा। उसने क्रोडेल को पहले आराम करने को कहा और फिर पलटकर कमरे से चला गया। जो माहौल थोड़ा बेहतर हुआ था वह अब फिर से बिल्कुल ठंडा हो गया। अभी तो उसने जाने को कहा था, लेकिन जियान पलटकर गर्म सूप लेकर क्रोडेल के बिस्तर के पास वापस आ गया। यहाँ तक कि उसने खुद चम्मच उठाया। उसने अनाड़ी तरीके से क्रोडेल के मुंह के पास चम्मच लाया और बच्चे को मनाने की तरह उसे मुंह खोलने को कहा। क्रोडेल को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने चुपचाप सूप पी लिया। लेकिन उसके दिल में जितना वह सोचती उतना ही अजीब लगता। आखिरकार उसने जियन से पूछ ही लिया, मेरा हाथ तो ठीक है, तो तुम क्यों खुद खिलाना चाहते हो? जियन सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने एक बड़ा और शानदार बहाना दिया। कहा कि क्रोडेल उसकी जान बचाने वाली है और उसे अपनी आंखों से उसकी सेहतमंद होने तक देखना जरूरी है। लेकिन सिर्फ वह खुद जानता था कि क्रोडेल को चुपचाप खाते हुए देखकर उसके तनाव भरे दिल को ऐसी राहत मिली जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह अजीब सा लगाव उसे खुद भी हैरान कर रहा था। जियन सूप खिलाते हुए अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था कि उसे ऐसे अजीब ख्याल कैसे आ सकते हैं। उसने तुरंत एक बहाना बनाया। कहा कि उसने सुना था कि क्रोडेल हमेशा समय पर खाना नहीं खाती। क्रोडेल जाहिर है उससे दूरी बनाना चाहती थी।
उसने जल्दी से समझाया कि वह पूरी तरह ठीक हो चुकी है और यहाँ तक कि आज सुबह वह डरकर चल भी सकी थी, इसलिए जियान को अब खास तौर पर उसकी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। यह बातें सुनकर जियान बहुत देर तक चुप रहा। उसने क्रोडेल को गौर से देखा, बार बार कंफर्म कर रहा था कि क्या वह सच में पूरी तरह ठीक हो चुकी है और उसके शरीर में कहीं भी दर्द नहीं है। जब उसे हाँ में जवाब मिला तो जियान ने तुरंत अपने हाथ में रखे बर्तन और चम्मच रख दिए। उसकी आवाज पल भर में थोड़ी खतरनाक हो गई। उसने कहा कि जब शरीर ठीक हो गया है तो मुझे भी अब और सब्र करने की जरूरत नहीं है। उसने हाथ बढ़ाकर क्रोडेल की ठोड़ी पकड़ी और एक एक शब्द बोलते हुए उसे बताया कि आज रात सोना मत, कमरे में मेरा इंतजार करना। हैना ने अचानक एंडी ओनी को रोका और उससे बिल्कुल भी नरम नहीं हुई। उसने सीधा उसे रुकने को कहा। एंडी ओनी ने ऐसी बेइज्जती कभी नहीं सही थी। एक नौकरानी की हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की, लेकिन हैना बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने सीधा कहा कि एक चोर के साथ अदब से पेश आने की कोई जरूरत नहीं है। उसने हाथ फैलाकर एंडी ओनी से चोरी हुई अंगूठी वापस करने को कहा। उसने अभी की हर हरकत अपनी आंखों से देखी थी। हैना उस पर दबाव बना रही थी। अगर यह अंगूठी सच में ड्यूक ने दी थी तो तुमने उसे उतारने की इतनी जल्दी क्यों की? क्या यह साफ साफ तुम्हारी घबराहट नहीं दिखा रहा? क्योंकि यह चीज तुम्हारी है ही नहीं। हैना को पहले भी हैरानी होती थी। अफवाह थी कि ड्यूक जी आन एक रात में 3 औरतों के साथ होता है और वह हर तरह से एक प्लेबॉय लगता था, लेकिन असल में उससे मिलने के बाद पता चला कि उसे तो फूल देने में भी मुश्किल होती है। वह तो बिल्कुल अनुभवहीन और मासूम आदमी था, इसलिए वह सारी अफवाहें झूठी थी। हैना ने सीधा हाथ बढ़ाया और एंडी ओनी से चोरी हुई अंगूठी वापस करने को कहा। हैना ने बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी। उसने सबके सामने एंडी ओनी का पर्दा फश किया, कहा कि उसने ड्यूक का मल्लिका को दिया हुआ सुहागरात का तोहफा चुरा लिया है। एंडी ओनी अभी भी जिद कर रही थी और सबूत मांग रही थी। हैना ने बिना कुछ कहे सीधा उसका हाथ पकड़ लिया। यह अंगूठी ही सबूत है। हैना जबरदस्ती उसे वापस लेना चाहती थी। माहौल पल भर में बेकाबू हो गया। एंडी ओनी गुस्से से लाल हो गई और उसने पलटकर हैना को एक थप्पड़ मारा। उसने उसे गाली दी कि एक नौकरानी की हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की। हैना जमीन पर गिर गई, लेकिन वह न सिर्फ पीछे नहीं हटी बल्कि ठंडी हंसी हंसते हुए खड़ी हो गई। उसने पलटकर एंडी ओनी को एक थप्पड़ मारा। उसने कहा, तो चलो अब हम सामना करते हैं। देखते हैं कि ड्यूक उस नौकरानी को सजा देगा जिसने मारा, या उस चोर को मौत की सजा देगा जिसने चोरी की। और हाना के पास एक और बडिड्ढा राज था, एंटियोने का झूठ कि उसने ड्यूक के साथ रात गुजारी थी। अब यह भी छुपाया नहीं जा सकता था। एंटियोने अभी भी आखिरी सांसें ले रहा था। हाना सीधे उसके कान के पास झुकी और एक जानलेवा सवाल पूछा, जब तुमने कहा कि तुम कल रात ड्यूक के साथ थी तो बताओ, उन्हें आमतौर पर कौन सी पोजीशन सबसे ज्यादा पसंद है? एंटियोने एकदम से इस सवाल से हैरान रह गया। हाना रुकने वाली नहीं थी और उसने ड्यूक के कल रात के पागलपन को बयान करना जारी रखा। उसने कहा कि ड्यूक ने डचेस के पूरे जिस्म पर निशान छोड़ दिए थे और इतना शोर था कि दरवाजे के बाहर खड़े नौकर भी साफ सुन सकते थे। असल में हाना को पता था कि ये सारी बातें उसने खुद बनाई हैं, लेकिन एंटियोने जैसी अनजान औरत को ये समझ नहीं आया। हाना ने आखिरी बार चेतावनी दी। उसने कहा कि जब तक वो ठीक से बात कर सकती है जल्दी से अंगूठी वापस कर दे। एंटियोने की मानसिक रक्षा पूरी तरह से टूट गई। उसके हाथ कांप रहे थे और वो सिर्फ चुपचाप अंगूठी आगे बढ़ा सकी। एंटियोने ने पूरा सब्र खो दिया और हाना को जमीन पर धकेल दिया। एंटियोने को बुरी तरह भागते हुए देखकर हाना को तब समझ आया कि इस औरत ने पहले जानबूझकर झगड़ा किया था। ये सब क्लोडेल को दोषी ठहराने के लिए था, ताकि ड्यूक को लगे कि डचेस एक चोर है। हाना को खुद पर गुस्सा आया कि उसने इतनी देर से इस चाल को समझा। जब बात करने से कुछ नहीं हुआ तो सबसे सीधे तरीके से हल किया जाएगा। ये एंटियोने ने खुद बुलाया था। क्लोडेल अकेली अपने कमरे में छिपी हुई थी। उसका दिमाग उलझा हुआ था। उसने सोचा कि वैसे भी वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। जब तक वो जियान को नुकसान से बचा सकती थी, भले ही उसे थोड़ा दुहक उठाना पुडिट दे, ये पूरी तरह से इसके लायक था। लेकिन जियान की पिछली नजदीकियों के बारे में सोचकर क्लोडेल बिल्कुल शांत नहीं हो पा रही थी। हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुके थे। उसने अपने कपड़िड्ढों को देखा। ये कोई मामूली नाइट गाउन नहीं था। हाना आखिर क्या सोच रही थी? ये कपड़िड्ढे बहुत ज्यादा खुले थे। ऐसे कपड़िड्ढे पहनकर जियान का इंतजार करना मौत की सजा से भी ज्यादा मुश्किल था। क्लोडेल बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। हकीकत से बचने के लिए कंबल में छुपना चाहती थी, लेकिन जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। जब जियान ने दरवाजा खोला और अंदर आया तो उसने देखा कि क्लोडेल बिल्कुल सोई नहीं थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे बिस्तर के पास चला गया। क्लोडेल अभी कुछ समझ पाती। जियान ने उसे उठा लिया। उसने कहा कि वो उसे एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां वो असली तारों भरा आसमान देख सकेगी। कौन सोच सकता था कि ड्यूक के कमरे की सबसे ऊपरी मंजिल पर ऐसा राज छुपा होगा। पूरी छत चांदनी रात में धीरे धीरे खुल गई। क्लोडेल पूरी तरह से हैरान रह गई। उसने इतने खूबसूरत तारे कभी नहीं देखे थे। तारे इतने करीब लग रहे थे जैसे हाथ बढ़ाकर छुए जा सकते हों। इस पल उसकी सारी परेशानियां गायब हो गईं। जान ने उसके चेहरे की तरफ देखा और धीरे से कहा, यही है सबसे ऊपरी मंजिल का राज। अगर तुम्हें ये पसंद है तो हर चीज का मतलब है। क्लोडेल ने धीरे से जवाब दिया कि सामने का नजारा वाकई खूबसूरत था, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी उसे अपने पास खड़े इस आदमी की नरमी से हुई।
क्लोडेल ने तारों भरे आसमान को देखते हुए धीरे से उस पुरानी कहानी का जिक्र किया। लोग कहते हैं कि मरने के बाद रूहें तारे बन जाती हैं, इसलिए वो पहले हमेशा रात के आसमान को देखती रहती थी। वो उन चमकते हुए तारों में अपने माँ बाप की तस्वीर ढूंढना चाहती थी, जो पहले एक रोमांटिक माहौल था। क्लोडेल ने अपने दिल में चुपके से शिकायत की। उसने सोचा कि जियान कितना अजीब इंसान है। वो उसे खूबसूरत नज़ारा दिखाने लाया था, लेकिन उसकी बातें इतनी उदास थीं। लगता है उसने पहले हाना को गलत समझा था। जब वो ख्यालों में गुम थी, तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। क्लोडेल अभी कुछ समझ पाती, उसके कंधे से शॉल फिसल गया। अब तो पूरी तरह से शर्मिंदगी हो गई। वो हल्की नाइट गाउन पूरी तरह से दिख रही थी। क्लोडेल वहीं पर जम गई, हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, और सामने खड़िद्दा जियान भी पूरी तरह से हैरान रह गया। हवा जैसे इस पल ठहर गई थी। जियान की आंखों में हैरानी भरी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि ये रोमांटिक रात इस तरह खत्म होगी। क्लोडेल घबराहट में उलटे सीधे बोलने लगी और अनजाने में फिसले हुए शॉल को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही जियान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब छुपने का कोई रास्ता नहीं था। जियान ने धीरे से कुछ कहा। उसका इरादा इतनी जल्दी सब कुछ बताने का नहीं था, लेकिन सामने का नजारा देखकर वो पूरी तरह से टूट गया। उसने अपने ख्यालों को छुपाना बंद कर दिया और सीधे क्लोडेल को घूरने लगा। जब माहौल यहाँ तक पहुंच गया था तो पीछे हटना उसकी फितरत नहीं थी। जान ने धीरे से पूछा, क्या ये ठीक है? उसने तुरंत जोत दा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। तो वो आज रात मुझे सच में सिर्फ तारे दिखाने लाया था, और उसने घर के मुखिया का राज भी सिर्फ मुझे ही बताया। क्लोडेल कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से जवाब दिया, ठीक है, मैं मान गई। अब जियान की बारी थी वहीं पर हैरान रहने की। जान ने नरमी से कहा, अगर दर्द हो तो मुझे जरूर बताना। क्लोडेल ने धीरे से जवाब दिया, फिक्र मत करो। जान ने अपने सामने खड़ी औरत को देखा, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। जो भी तकलीफें मैंने तुम्हें पहले दी हैं, मैं उन सबकी दुगुनी भरपाई करूंगा। सीन बदला। एंटियो ने अपने हाथ में अंगूठी को घूर रही थी। पहले से शांत कमरा उसके गुस्से से पल भर में भड़क उठा। वो अचानक खड़ी हो गई। आखिर ये सब क्या हो रहा है? किसी ने नहीं सोचा था कि जियान सीधे अंदर घुसने की हिम्मत करेगा। पहरेदार अभी जोर से चिल्लाना शुरू ही हुए थे, लेकिन अंदर आने वाले का चेहरा देखकर इतने डर गए कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। एंटियो ने ऊंचाई पर खड़ी ही थी, अभी तक हालात समझ नहीं पा रही थी, और सिर्फ पूछ सकी कि आखिर ये सब किस लिए है। जान ने ठंडी हंसी हंसी, मैं तो बस अपनी चीज वापस लेने आया हूँ। लोगों के कुछ समझने से पहले ही उसने सीधा हुक्म दिया, अपराधी एंटियोने को पकड़ लो। इस पर पूरा माहौल पूरी तरह से काबू से बाहर हो गया। एंटियोने ने पूरी ताकत से झगड़ा किया, चिल्लाते हुए पहरेदारों से छोड़ने को कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जान ने बिना किसी भाव के घोषणा की, इस अपराधी को चौक पर ले जाओ और सबके सामने कोड्ढे मारो। इल्जाम है चोरी का। एक दर्दनाक चीख के साथ उसके हाथ से उसकी पहचान की निशानी, अंगूठी, जोर से खींच ली गई। अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसने सिर्फ अपनी इज्जत ही नहीं खोई थी, बल्कि अब वो कभी भी इस किले में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। जियान ने ठंडी नजर से ये सब देखा। अगर उस नौकरानी ने पहले से खबर न दी होती तो शायद वो सच में कामयाब हो जाती। हाना हैरानी से देख रही थी। कौन सोच सकता था कि वो गुमशुदा अंगूठी हमेशा एंटियोने के हाथ में ही थी। जियान ये सुनकर चुप हो गया। उसे क्लोडेल का पहले का रूप याद आया। कैसे उसे तोहफा नहीं मिला था, फिर भी उसने झूठ बोला था कि उसे बहुत पसंद आया। उसका दिल अब उलझा हुआ था। क्या मैं सच में इतना डरावना हूँ? मैंने सोचा था कि वो मुझे पसंद करती है, वरना वो अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाने नहीं आती। जियान ने अंगूठी मैनेजर को दी और उसे हिदायत दी कि सबसे अच्छे कारीगर को ढूंढकर उसके सारे दाग धब्बे साफ करवाए और साइज को दोबारा ठीक करवाए। आखिर में वो क्लोडेल के कमरे में कुछ मीठा भेजने की हिदायत देना नहीं भूला, और जहां तक उसके अपने हिस्से की बात थी, उसे तैयार करने की जरूरत नहीं थी। आखिर कल रात इतनी देर तक सब कुछ चलता रहा। वो अब जरूर थक गई होगी। हाना बोलते बोलते और गुस्से में आ गई। वो बुरी औरत मरते दम तक मासूम बनने का नाटक कर रही थी। बेशर्मी से कह रही थी कि उसने अंगूठी कॉरिडोर में उठाई थी और उसे पता नहीं था कि वो डचेस की है। नतीजा ये हुआ कि जियान ने ये सुनकर ठंडी हंसी हंसी। उसने तुरंत जवाब दिया, जब तुम्हें चीजें उठाना इतना पसंद है तो मैं भी तुम्हें गे चलती से कैद खाने में गिरा देता हूँ। अब एंटियोने के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। चोरी का इल्जाम सीधे साबित हो गया। हाना ने कहा, ड्यूक सच में बहुत उदार हैं। इतनी कीमती अंगूठी सिर्फ डचेस के सुहागरात का तोहफा है। क्लोडेल ने अपने बाएं हाथ में अंगूठी को देखा, लेकिन उसे हमेशा थोड़ा अजीब लगता था। आखिर उसे उस तरह के इंसान ने पहना था, वो तो उसे सीधे फेंक देना चाहती थी। हाना ये सुनकर घबराहट में उछल पड़ी। ये कैसे एक जैसा हो सकता है? ये तो ड्यूक का दिल से दिया हुआ तोहफा है, इसे बिल्कुल नहीं फेंक सकते। हाना बड़द्दे जोश से बातें कर रही थी, तभी दरवाजा अचानक खुल गया। जियान बड़द्दे कदमों से अंदर आया और पूछा कि क्या उसने उन्हें परेशान किया है। उसने खास तौर पर मैनेजर को नाश्ता भेजने को कहा था, यह कहकर कि क्लोडेल भूखी होगी। हाना के जाने के बाद कमरे में सिर्फ वो दोनों रह गए। जियान ने थोड़ा अजीब तरीके से गला साफ किया और धीरे से पूछा कि कल रात के बाद उसकी टांग का जख्म ठीक हुआ या नहीं।
क्लोडेल को ठीक सुनकर उसने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन उसके बाद उसकी आंखें बहुत गंभीर हो गईं। उसने सीधे क्लोडेल को घूरा और वो बात पूछी जो उसके दिल में दबी हुई थी। जब तुम मुझसे इतना डरती हो तो उस वक्त अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे क्यों बचाया? जान के सवाल का जवाब देते हुए क्लोडेल ने बस इतना कहा, बस इसलिए। जान को साफ तौर पर समझ नहीं आया। उसने भ्रुकुटी चढ़ाकर पूछा, क्या? क्लोडेल ने सर हिलाया। उसकी आवाज इतनी शांत थी कि डर लग रहा था। उसने कहा कि अगर कोई भी उस खतरनाक हालत में होता तो वो उसकी मदद करती, लेकिन उसके दिल में असल में एक और ज्यादा मायूस करने वाला ख्याल छुपा था। वैसे भी मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगी। अगर उस वक्त किसी को बचाते हुए मर सकती, चाहे वो कोई भी होता, तो ऐसी मौत मेरे लिए ज्यादा कीमती होती। जियान ने अपने सामने खड़ेदी औरत को देखा और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। अपनी जान की बिल्कुल परवाह न करने वाला ये रवैया देखकर उसका दिल घबरा गया। वो गुस्से में हंस पड़ेड़ा। क्या इस औरत को पता भी है कि वो डचेस है? ऐसी जगह पर तुमसे ज्यादा कीमती कोई नहीं है। तुम्हें सबसे पहले दूर रहना चाहिए। क्लोडेल कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से जवाब दिया, अगर मैं नहीं जाती तो काटने वाला तुम्हें काट लेता। ये बात जियान को सुई की तरह चुभी और वो देर तक कुछ बोल नहीं पाया। वो अचानक खड़िद्दा हो गया। जब बात नहीं बनी तो उसने सीधे मुद्दकर जाने लगा, बस इतना कहकर, जो तुम्हारी मर्जी। एक तेज खांसी के बाद क्लोडेल को जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वो हो ही गया। अपने बाएं हाथ के रुमाल पर वो लाल निशान देखकर उसे सबसे ज्यादा पता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मौत से कौन नहीं डरता? वो पहले सोचती थी कि अपनों की बाहों में बुढ़ापे में मरना सबसे मामूली बात है। जब तक उसके माँ बाप एक एक करके नहीं चले गए तब तक उसे समझ नहीं आया कि ऐसी इज्जतदार विदाई हर किसी को नसीब नहीं होती। फिर भी उसके दिल में एक खरवाहिश अभी भी थी। अगर वो दिन सच में आए तो कम से कम वो इंसान उसके पास हो। अगर कोई उसके पास होता तो शायद ये दिन इतने अकेलेपन वाले नहीं लगते। दूसरी तरफ के स्टडी रूम में जियान दस्तावेजों को घूर रहा था। उसके दिमाग में उस औरत की बातें घूम रही थीं। कोई भी होता तो बचाता। क्या मेरी जान बचाना सच में बस एक इत्तेफाक था? उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की हिफाजत की थी। ये पहली बार था जब उसे किसी ने इस तरह जान जोखिम में डालकर बचाया था। ये अनोखा एहसास उसके दिल को उलझा रहा था, यहाँ तक कि वो कलम भी ठीक से पकड़ी डीडीएच नहीं पा रहा था। तभी दरवाजे के बाहर खड़े नौकर ने उसके ख्यालों को तोड़ धा, यह कहकर कि अंगूठी ठीक हो गई है। जियान ने अपने ख्यालों को समेटा और ठंडी आवाज में हुक्म दिया, उसे अंदर आने दो। जेवरी ने अदब से गहने का डिब्बा पेश किया। अंगूठी हुक्म के मुताबिक ठीक कर दी गई थी। डचेस को पहनने में आसानी हो इसलिए उसने खास तौर पर अंगूठी के बेस का वजन कम कर दिया था। जियान ने अंगूठी उठाई, उसे गौर से देखा और धीरे से कहा, यह पहले से बिल्कुल अलग है। जेवरी बहुत डर गया। उसे लगा कि उसने अपनी समझदारी दिखाकर ड्यूक को नाराज कर दिया है। लेकिन जियान ने कहा, नहीं, मुझे तो अब ये और भी ज्यादा पसंद है। आखिर उस नाटक से गुजरने के बाद वह सच में उसे वही चीज दोबारा नहीं देना चाहता था। जब नए सिरे से शुरू करना ही है तो चलो अतीत को पूरी तरह अलविदा कहते हैं। उसने अंगूठी को वापस डिब्बे में रखा और मुश्किल से ही सही ज्वेलर की तारीफ की। जियान टेबल के सामने बिना हिले डुले बैठा था। उसके बगल में खड़ा नौकर भी समझ गया था कि उसके मालिक के दिल में जरूर कुछ चल रहा है। पूछने पर जियान ने कुछ नहीं छुपाया। वह क्लोडेल के उसे बचाने की वजह के बारे में सोच रहा था। पर उस औरत का जवाब सिर्फ 4 सादे शब्द थे, यह बस इसलिए था। ये कैसी वजह थी? अपनी जान गंवाने का खतरा मोल लिया और बदले में बस इतनी हल्की बात मिली। नौकर ने बगल में खड़े होकर कहा कि मल्लिका का दिल बहुत नरम है। अगर कोई भी खतरे में होता तो वह जरूर मदद करती। ऐसी नेक मल्लिका का होना इलाके के लिए सच में खुशकिस्मती है। पर जीएन ने यह सुनकर अपनी भ्रुकुटियां और गहरी कर ली। शायद नौकर सही कह रहा था, पर जीएन के हिसाब से मामला इतना सीधा नहीं था। जीएन का अब सर चक्कर खा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपनी पत्नी को संभालना इतना मुश्किल होगा। नौकर ने बगल से एनालिसिस करते हुए कहा कि आखिर में यह इसलिए था क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में शादी की थी और एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिला। अभी भी देर नहीं हुई है, वह अभी भी एक दूसरे को समझ सकते हैं। जीएन ने हैरानी से सुनते हुए कहा, क्या हम आमतौर पर काफी बार नहीं मिलते? नौकर ने शर्मिंदगी से 2 बार खांसा, अपने मालिक को याद दिलाते हुए कि सोने के अलावा भी उन्हें एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के और तरीके चाहिए। तभी जियान को बात समझ आई। उसने नम्रता से पूछा, तो आमतौर पर लोग डेट पर क्या करते हैं? नौकर ने सुझाव दिया कि वह डेट पर जा सकते हैं, जैसे कि किसी खूबसूरत जगह पर मल्लिका को पिकनिक के लिए ले जा सकते हैं। जियान के दिमाग में तुरंत एक तस्वीर बन गई, धूप, ताजे फूल और उसकी बाहों में एक खूबसूरत औरत। वह इस रोमांटिक माहौल को जरूर पसंद करेगी, है ना? पिकनिक डेट समय पर आई। क्लोडेल ने जमीन पर बिखरे फूलों को देखा और उत्सुकता से उनके नाम पूछे। जियान ने धीरे से जवाब दिया, यह मार्गरीट्स हैं। उसे खुश देखकर जियान ने आखिरकार चैन की सांस ली। लगता है लव एक्सपर्ट की सलाह सच में काम आई। पर उसके दिल में एक और बात थी कि वह ठीक की हुई अंगूठी कब दे तो सबसे सही रहेगा। जियान ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो बस मुझे बता देना, मैं इसे अपनी जान बचाने के शुक्रिया के तौर पर दूंगा। जैसे ही उसके मुंह से यह बात निकली, जियान को अफसोस हुआ।
ऐसे वक्त में शुक्रिया का तोहफा कहना बहुत अजनबी सा लग रहा था, पर क्लोडेल ने इसे सच मान लिया। उसने जियान को घूरते हुए पूछा, सच में? क्या तुम मेरी हर मांग मान लोगे? अब जियान हैरान रह गया। उसे अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि वह पहले ही उसके जाल में फंस चुका था। क्लोडेल ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। जब तुमने कह ही दिया है तो मैं इसे अभी के लिए याद रखूंगी। जब सोच लूंगी तब तुम्हें बताऊंगी। जियन ने आराम से एक फूल तोड़ा और उसके सामने बढ़ाया, पूछते हुए कि क्या उसे यह फूल पसंद है। क्लोडेल ने फूल लिया और उसकी तारीफ कर रही थी कि यह कितना खूबसूरत है और इसकी खुशबू भी कितनी अच्छी है। पर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक तेज खांसी ने इस शांति को तोड़ दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि क्लोडेल वहीं पर खून खांस देगी। खून के बड़े धब्बे तुरंत उसके कॉलर को लाल कर गए। जियान पूरी तरह घबरा गया। उसने लड़खड़ाती औरत को पकड़ा और जोर से उसका नाम पुकारा, पर क्लोडेल बेहोश हो चुकी थी, पूरी तरह फूलों के झुरमुट में गिर गई। जो रोमांटिक डेट थी वह पल भर में एक बुरा सपना बन गई। अपनी बाहों में बेहोश औरत को देखते हुए जियान का दिमाग खाली हो गया। यह बिल्कुल नामुमकिन था। यादों के टुकड़े इस पल अचानक जुड़ गए। उसे याद आया कि क्लोडेल ने एक बार कहा था कि चाहे कोई भी हो वह उसे बचाने का वही फैसला करती। क्या इसका मतलब यह था कि वह शुरू से ही गलत सोच रहा था? क्या इस सब के पीछे एक और भी भयानक सच छुपा था? जियान के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने क्लोडेल को उठाया और फूलों के झुरमुट में तेजी से दौड़ने लगा। अब हर एक सेकंड मौत से लड़ने जैसा था। ताजा खून ने उसकी लंबी ड्रेस को लाल कर दिया और जियन की आंखों को भी चुभा। वह इस औरत को ऐसे ही अपनी बाहों में मरने नहीं दे सकता था। ड्यूक अभी घर लौटा ही था और आराम की परवाह किए बिना लोगों को काम पर लगाने लगा। डचेस आगे आई और पूछा कि क्लोडेल अब कैसी है। हालांकि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर हालात अभी भी अच्छे नहीं थे। सबसे मुश्किल बात यह थी कि जान बचाने वाली दवा 300 साल पहले ही गायब हो चुकी थी। अब वह बस उस बच्चे को तकलीफ में देख सकते थे। डचेस का दिल पश्चाताप से भरा था। किसने सोचा था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी? यह कीमत सच में बहुत भारी थी। ड्यूक को अच्छे से पता था कि अगर टिमनेस, उस लड़के ने सारी खाद्य आपूर्ति बंद न की होती तो हालात कभी इतने खराब नहीं होते। उसने एक गहरी सांस ली और मुड़कर राजमहल की तरफ चल दिया। उसने सच में खाद्य आपूर्ति बंद करने की हिम्मत की और चुपके से क्षेत्रीय युद्ध की तैयारी की। यह लड़का बिल्कुल पागल हो गया था। जैसे ही ड्यूक गुस्से में था, उसकी बेटी एलेना दौड़ती हुई आई। उस एक शब्द पिता ने उसे पल भर में अपनी सारी तीखी बातें छुपाने पर मजबूर कर दिया। एलेना को सबसे ज्यादा चिंता रोवन की थी, जो युद्ध के मैदान में गायब हो गया था। उसे अभी तक नहीं पता था कि बाहर की दुनिया बदल चुकी है। अपनी बेटी को जाते हुए देखकर ड्यूक ने लाचारी से सांस छोड़ी। उसे मानना पड़ा कि टिमनिस नाम का वह नौजवान सच में बेहतरीन था। अगर दोनों पक्ष एक दूसरे के कट्टर दुश्मन न होते तो वह एलेना के लिए सबसे बेहतरीन पति होता। अफसोस, हकीकत में कभी अगर नहीं होता। युद्ध के मैदान में मरे हुए उस बदनसीब से कहीं ज्यादा यह दुश्मन साफ तौर पर ज्यादा मुश्किल था। इस बीमारी का नाम हर्जोग था और यह 300 साल पहले उत्तर से गायब हो चुकी थी। हालांकि यह संक्रामक नहीं थी, पर मुश्किल यह थी कि जान बचाने वाली दवा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। जियन बेड के पास खड़ा बेहोश क्लोडेल को देख रहा था। तभी बीमार बेड पर पड़े शख्स में अचानक हरकत हुई। उसने कमजोर आवाज में पुकारा, ड्यूक। जियन तेजी से पलटा। जिस पल उनकी आंखें मिलीं, पहले से सुनसान कमरे में आखिरकार थोड़ी जान आ गई। वह आखिरकार जाग गई थी। जियन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम इतनी मुश्किल से भागकर आई, क्या तुम मरने के लिए कोई जगह ढूंढ रही थी? क्लोडेल ने खुद पर हंसी। क्या यह सबसे अच्छा नतीजा नहीं है? बेलमोंटे परिवार के सदस्य के रूप में मेरा जल्दी गायब हो जाना सबके लिए एक राहत होगी। वैसे भी यह शादी तुम भी नहीं चाहते थे। मेरे मरने के बाद तुम एक ज्यादा सही डचेस से शादी कर सकते हो। उसने अपने बाएं हाथ की अंगूठी पर देखा। उसकी आवाज इतनी शांत थी कि दिल को ठंडक पहुंचा रही थी। हालांकि यह थोड़ा बेशर्मी है, पर मेरी एक आखिरी गुजारिश है। क्लोडेल ने नम्रता से अपना सर उठाया और उस अधूरे वादे का जिक्र किया। उसने कहा कि अगर वह मर भी जाए तो भी जियान इलाके की खाद्य आपूर्ति बंद न करे, क्योंकि वहां के बच्चे अभी भी भूखे हैं। उसने तो अपने अंतिम संस्कार तक सोच लिए थे। सुझाव दिया कि कमरे के वॉलपेपर और चादर बदल दिए जाएं, ताकि अगले डचेस को वहां रहने में अजीब न लगे। पर उसके बाद पूरी करने से पहले ही जियान ने ठंडी हंसी के साथ उसे बीच में ही रोक दिया। उसने कहा कि वह इनमें से एक भी इच्छा पूरी नहीं करेगा। गुजारिश? जियन ने उसे ऊपर से देखा। उसकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा था। क्या तुम्हें लगता है एक झूठे के तौर पर अब तुम मुझसे शर्तें रखने के लायक हो? चाहे यह सिर्फ एक सियासी शादी थी, पर तुम वह थी जिसने पहले झूठ बोला। वह बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गया, क्लोडेल को अंधेरे में अकेला छोड़कर। जियन कमरे से बाहर निकला और बिना पीछे देखे बटलर को हुक्म दिया, शराब ले आओ, सबसे तेज वाली। फिर उसने खुद को अपने ऑफिस में बंद कर लिया। उसने एक बड़ा घूंट शराब का पिया, पर क्लोडेल की आवाज सुई की तरह उसके दिमाग में चुभती रही। ऐसे वक्त में वह दूसरों की चिंता कैसे कर सकती थी? इलाके के भूखे बच्चों की चिंता, अगले मल्लिका के आराम की चिंता, तो उसका क्या? वह उसके दिल में आखिर क्या था?
इस पल तक ही जियान को अचानक एहसास हुआ कि उस हादसे से पहले उसने क्लोडेल को कितनी बुरी तरह नजरअंदाज किया था। वह चोट पहुंचाने वाली बातें और उसका हमेशा नजरअंदाज करना उसे बहुत पहले ही एक गहरी खाई में धकेल चुका था। जियान सबसे बेहतर जानता था कि एक ऐसी शरीफ औरत जिसे उसका पति नजरअंदाज करता है वह आमतौर पर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहती। फिर भी उसने तब नजरअंदाज करना चुना था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बेलमोंटे परिवार की सदस्य थी। क्लोडेल की बातें उसके दिल में एक कुंद चाकू की तरह काट रही थी। उसने कहा कि चाहे वह बीमारी से मरे या उसके नजरअंदाज करने से, नतीजा असल में कोई अलग नहीं होगा। जियान चुपचाप सुन रहा था, पर उसका दिल घबरा रहा था। उसने कसम खाई थी कि वह इस औरत को अच्छे से मुआवजा देगा, उसे अपने जान बचाने वाले की तरह ट्रीट करेगा। पर जब क्लोडेल ने कहा कि उस दिन वह किसी को भी बचाती तो वह पूरी तरह से बेकाबू हो गया। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जिस जान बचाने वाले एहसान को वह इतना कीमती मानता था वह उसकी नज़रों में सिर्फ एक आम भलाई का काम था। जियन ने अपने कप में शराब को देखा। उसके दिमाग में एक पागल ख्याल आया। अगर उसने तब सिर्फ देखा ना होता बल्कि सीधे युद्ध शुरू कर दिया होता, चाहे उसे देशद्रोही का इल्जाम भी लगता बदला लेने के लिए, तो क्या नतीजा अलग होता। अगर वह क्लोडेल से न मिला होता तो उसे अब बेलमोंटे परिवार के खंडहरों पर खड़ा होना चाहिए था, वहां के हर एक शख्स को अपने हाथों से मारते हुए, अपने दुश्मनों की नस्ल को पूरी तरह खत्म होते हुए देखते हुए। उसे तो सिर्फ बदले की खुशी महसूस होनी चाहिए थी। पर किस्मत से वह इस औरत से मिला। किस्मत से उसने यह एहसास किया जिसने उसके दिल को बेचैन कर दिया। अगर वह उसे कभी न मिला होता, अगर उसने कभी दिल न लगाया होता, तो उसे अब ऐसे तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। पर अब तक सब कुछ बहुत देर हो चुका था। उसने अचानक अपना सर ऊपर उठाया और पूरे कड़वे कप को एक ही घूंट में पी गया। जियान ने भारी दिल से शराब का ग्लास नीचे रखा। वह जानता था कि यह पछताने का वक्त नहीं था। उसे मौत से लड़कर उसे वापस लाना था। उसने बटलर को बुलाया और अपना आखिरी बेचैन हुक्म दिया, तुरंत एक बड़े इनाम का ऐलान करो। कोई भी हो जो जान बचाने वाली दवा ला सकता है, उसे जो चाहिए वह मैं दूंगा। चाहे उसे पूरा महाद्वीप छान मारना पड़े, वह क्लोडेल को मौत के मुंह से जरूर वापस लाएगा। बीमार बेड पर पड़ी कमजोर औरत को देखते हुए जियान ने अपने दिल में कसम खाई, जब तक मैं सर नहीं हिलाता कोई तुम्हें नहीं ले जा सकता। तुम बिल्कुल नहीं मर सकती, क्योंकि मैं इजाजत नहीं दूंगा। इस दिखने में शांत शाही शहर में एक सियासी तूफान शुरू होने वाला था। बड़ा दरवाजा जोर से धकेलकर खोला गया। बियांका सीधे अंदर घुस आई, राजा का नाम पुकारते हुए। वल्ची ने अपने हाथ का काम रोका और ठंडी आवाज में कहा, तुम बहुत बदतमीज हो। बियांका ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना और पलटकर पूछा, भैया, क्या अभी भी तुम मुझसे तमीज की बात करने की सोच रहे हो? लगता है इस बार वह सच में जवाब मांगने आई थी। बियांका इस बार सच में गुस्से से फट पड़ी थी। उसने वाल्ची से सामने से पूछा कि जब उसने उसे जियन से शादी करने का वादा किया था तो उसके न होने पर उसने शाही फरमान से शादी का फैसला क्यों बदल दिया। वाल्ची ने हालांकि शांति से कहा कि उसने कभी उसका नाम लेकर जियन से शादी करने को नहीं कहा था और वह उसके लिए एक नया उम्मीदवार ढूंढने की सोच रहा था। जैसे ही यह बातें कही गईं, बियांका बिल्कुल बैठ नहीं पाई। पूरे राज्य में जियन से बेहतर आदमी और कौन था? उसने तो बड़े बुजुर्गों का हवाला भी दिया उसे दबाने के लिए। वल्ची का सब्र आखिरकार टूट गया। उसने सीधे उसे जाने का हुक्म दिया, उसे तुरंत निकल जाने को कहा। अपनी बहन को दरवाजा पटक कर जाते हुए देखकर वल्ची ने लाचारी से सांस छोड़ी। उसका यह जिद्दी मिजाज सच में सरदर्द था, पर यह शादी शायद अब बिल्कुल नहीं हो पाएगी। अखबार की हेडलाइन खबर ने वाल्ची के चेहरे पर एक मतलब भरी मुस्कान ला दी। डचेस टिमनिस का अचानक घायल होना, उसके लिए यह तो जैसे भगवान का दिया हुआ मौका था। उसके सामने ड्यूक टिमनिस अपनी सियासी उपलब्धियों के साथ पूरी तरह उलझा हुआ था। एक क्षेत्रीय युद्ध छिड़ गया था और खाद्य आपूर्ति भी बंद हो चुकी थी। वह सिर्फ राजा के सामने घुटने टेककर मदद मांग सकता था। वल्ची ने ऊपर से बहुत हमदर्दी दिखाई, न सिर्फ ड्यूक के प्रयासों को सराहा बल्कि यह भी वादा किया कि वह जल्द ही एक शाही फरमान जारी करेगा ताकि मसले को हल किया जा सके। जैसे ही ड्यूक ने सोचा कि उसे कोई बचाने वाला मिल गया है, वाल्ची ने अचानक बात बदल दी और पूछा कि क्या ड्यूक की कोई गोद ली हुई बेटी है? किसने सोचा होगा कि यह राजा चुपके से एक बुरी साजिश रच रहा था? वह असल में जियन के लिए सबसे खराब शादी का रिश्ता ढूंढना चाहता था ताकि वह अपनी जिंदगी में कभी आगे न बढ़ सके। पर अब सबसे बेहतरीन मोहरा खुद उसके पास आ गया था। वाल्ची ने टेबल पर रखे खत को देखा, ठंडी हंसी के साथ बड़बड़ाया, बेवकूफ। उसने अगले महीने रोवन जाने का इंतजाम कर लिया था क्योंकि वहां जल्द ही एक अच्छा नाटक होने वाला था। और इस वक्त ड्यूक के महल में हैना बुरी तरह रो रही थी। उसने नहीं सोचा था कि ड्यूक ने तो यह भी कहा था कि अगर क्लोडेल को कुछ हो जाए तो उसकी लाश को बेलमोंटे वापस भेज दिया जाए। यह बातें क्लोडेल के दिल में चाकू की तरह चुभी। उसने सोचा था कि उसे कोई सहारा मिल गया है, पर आखिर में दूसरे शख्स ने तो उसके अंतिम संस्कार तक का इंतजाम कर लिया था। हैना बेड के पास बैठी थी। उसकी जगह एक ठंडी हकीकत ने ले ली थी।
जब तुम लोग बेरहम हो तो मुझे बेवफा मत कहना। वह न सिर्फ ड्यूक बेलमोंटे को मारना चाहती थी बल्कि उस एलेना को भी नहीं छोड़ेगी। वह उस आदमी से अपने सबसे सच्चे सब कुछ को अपने हाथों से तबाह करवाना चाहती थी। क्लोडेल अभी भी बेचैनी से सफाई दे रही थी कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने भूखे बच्चों को बचाने के लिए यह फैसला किया था। हैना बहुत दुखी होकर रो रही थी। उसे लगा कि वह दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे, फिर भी क्लोडेल ने उसे हमेशा अजनबी समझा, उससे सारे राज छुपाए। अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने और नेकी कमाने के लिए हैना ने तुरंत एक बड़ी खबर दी। ड्यूक अब एक बहुत बड़ा इनाम दे रहा था। पागलपन की तरह हर्सॉग नाम की दवा ढूंढ रहा था। यह नाम सुनकर क्लोडेल की आंखें पल भर में ठंडी पड़ गईं। उसे अच्छे से पता था कि ड्यूक अपनी पूरी जिंदगी में वह दवा कभी नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि वह रास्ता बहुत पहले ही बंद हो चुका था। इसी दौरान जियान को अपनी स्टडी में एक गुप्त खत मिला। उस पर लगा वैक्स सील बहुत जाना पहचाना था। वह बेलमोंटे परिवार का निशान था। लगता है इसके पीछे की कहानी सबके अनुमान से भी ज्यादा गहरी है। माची एक अच्छी खबर लाया। वह लंबे समय से गुमशुदा फॉर्मूला आखिर मिल गया, लेकिन अजीब बात यह है कि इस चीज का स्रोत बहुत संदिग्ध है। जियान ने टेबल पर रखे लिफाफे को देखा और ठंडी आवाज में सामने बैठे बूढ़े आदमी से पूछा, यह तो हेजोल का फॉर्मूला है। तुमने ये कहाँ से चुराया? बूढ़ा आदमी डर के मारे बार बार माफी मांगने लगा। उसने बताया कि वह पहले एक फार्मासिस्ट था। 10 साल पहले एक रहस्यमयी जोड़ी अक्सर जड़ी बूटियां बेचने आती थी और यह फॉर्मूला उसके पास छोड़ गई थी ताकि वह सारी सामग्री इकट्ठी करने में मदद करे। लेकिन उसके थोड़े ही समय बाद उस जोड़ी के गांव में आग लग गई। पूरा गांव जल गया, राख हो गया और वह दोनों लोग तब से गायब हो गए। जियान ने खामोशी से लिफाफा खोला। जब उसने अंदर का कंटेंट देखा तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। यह कागज असल में कीमती सोने के फॉइल का बना था और उस पर बेलमोंट परिवार का खास निशान छपा हुआ था। लगता है इस फॉर्मूला के पीछे सिर्फ जान का राज ही नहीं बल्कि इसका बहुत बड़ा स्रोत भी है। जियान ने अपने आदमी माची को हुक्म दिया कि इस बूढ़े आदमी को दुगना इनाम दिया जाए। बूढ़ा आदमी सुनकर बहुत खुश हो गया। एक तरफ शुक्रिया अदा कर रहा था और दूसरी तरफ बार बार झुक रहा था। लेकिन जैसे ही वह झुका, एक लाल लॉकेट पटाख की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। जमीन पर। जियान ने उस लॉकेट को देखा और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने ठंडी आवाज में बूढ़े आदमी से पूछा, क्या तुम उस गांव के बचे हुए लोगों में से हो? बूढ़ा आदमी डर के मारे बार बार हाथ हिलाने लगा और बोला कि यह चीज उसकी नहीं है, बल्कि उस आदमी ने उसे गिरवी रखी थी जिसने उस समय फॉर्मूला छोड़ दिया था। जियन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस बूढ़े आदमी को लॉकेट भी छोड़ने को कहा और वादा किया कि उसे 3 गुना हश मनी और मिलेगी। बस उसे आज की बात अपने तक रखनी होगी। बूढ़ा आदमी पैसे लेकर 1000 शुक्रिया करते हुए चला गया। लेकिन इस लॉकेट के आने से पहले से ही उलझा हुआ सच और भी पेचीदा हो गया। माची ने फॉर्मूला को ध्यान से चेक किया और कंफर्म किया कि यह असली है। जियान ने तुरंत उसे हुक्म दिया कि वह अपने सारे कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करे और जल्दी से सारी सामग्री इकट्ठी करे। लेकिन माची देखते देखते अचानक रुक गया। उसने परेशान चेहरे के साथ जियान को बताया कि इसमें एक ऐसी सामग्री है जो शायद जिंदगी भर नहीं मिलेगी। यह दवा का कैटलिस्ट बहुत ही दुर्लभ है। इस फॉर्मूला के अलावा कोई और दवा इसका इस्तेमाल नहीं करती। वह है जंगली पानी की भैंस के बच्चे का दिल। यह पानी की भैंस 3 मीटर तक ऊंची होती है और आमतौर पर झुंड में घूमती है और वह अपने बच्चों की हिफाजत के लिए मशहूर है। अगर बच्चे को थोड़ा सा भी खतरा महसूस हो तो पूरा झुंड पागल होकर दुश्मन को कुचलकर मांस का ढेर बना देगा। माची ने मजबूरी से सांस छोड़ी। अभी की परिस्थितियों में इस तरह के राक्षस का शिकार करना सीधे मौत को गले लगाना है। जियान ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो नहीं किया जा सकता? माची पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। आखिर वह तो मौत को गले लगाना था। लेकिन जियान ने कोई सफाई नहीं सुनी। उसने माची को घूरते हुए एक एक शब्द में मौत का हुक्म दिया। जाओ और ढूंढो, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे जमीन को 3 फुट तक खोदना पड़े, वह चीज वापस लानी ही होगी। लेकिन माची परेशान दिख रहा था। इस बीमारी में इंतजार करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। अभी उस दवा का कैटलिस्ट ढूंढने जाना तो सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। जियान ने ठंडी आवाज में पलटकर पूछा, क्या हम बिना कोशिश किए उसे मरते हुए देखते रहेंगे? माची ने धीमी आवाज में याद दिलाया, मैडम के पास सच में ज्यादा वक्त नहीं है। यह बीमारी एक बार शुरू हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना ही चलती है। दिन गिने तो अब उनके पास ज्यादा से ज्यादा 10 दिन बचे हैं। दवा ढूंढने में वक्त बर्बाद करने के बजाय कोई और तरीका सोचना बेहतर होगा। जियान खामोश हो गया। ये आखिरी 10 दिन की सीमा एक मौत के फरमान की तरह थी जो लोगों का दम घोंट रही थी। पहले हमेशा लगता था कि वह सिर्फ पतली हो गई है। अब जाकर पता चला कि उसका शरीर तो कब का टूट चुका था, बस इसलिए क्योंकि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। माची ने बगल में एनालिसिस किया। शाही महल में शायद यह दवा मिल सकती है, लेकिन तेज घोड़े पर भी आने जाने में पूरे 2 हफ्ते लगेंगे। और दवा का कैटलिस्ट ढूंढने का समय भी जोड़ दें तो समय, यह तो बिल्कुल असंभव काम है। तभी दरवाजे के बाहर से अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। बूढ़ा बटलर घबराया हुआ अंदर दौड़ा। बड़ी मुश्किल हो गई है, मैडम अभी अभी बेहोश हो गई हैं। जियान वहीं पर जम गया। जिस हालत का उसे सबसे ज्यादा डर था वह पहले ही हो गई। तेजी से आते कदमों की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। दरवाजा जोर से खोला गया। सामने का नजारा देखकर सब वहीं पर जम गए।
क्लोडेल खून के तालाब में पड़ी थी। उसकी सफेद नाइट गाउन खून से लाल हो चुकी थी। यह नजारा किसी भी बुरी खबर से ज्यादा दर्दनाक था। जियन इस नजारे को घूरता रहा, एक शब्द भी नहीं बोल पाया। हैना जमीन पर घुटने टेक कर गिड़गिड़ा रही थी। मालिक, कृपया मैडम को बचा लीजिए। अगर वह बच जाएं तो चाहे मुझे मरना पड़े, मैं तैयार हूँ। कृपया। उसने रास्ते में खड़े लोगों को धक्का देकर हटाया। अब हर एक सेकंड मौत से इंसान को छीनने जैसा था। जियन ने अपनी बाहों में उस शख्स को कसकर पकड़ा और उसका नाम चिल्लाने लगा, क्लोडेल, क्लोडेल। लेकिन क्लोडेल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके दिमाग में तो मरने के बाद के इंतजाम चल रहे थे। उसने उससे इल्तिजा की थी कि वह इलाके की अनाज की सप्लाई न काटे, और यहाँ तक कि उसे याद दिलाया था कि घर की चादरें नई करवा ले, क्योंकि उसे लगता था कि यह चीजें अगले ड्यूक की पत्नी के लिए छोड़ देनी चाहिए। माची तेजी से दौड़कर चेक करने आया। जैसे ही उसने उसकी कलाई को छुआ, वह पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने कांपते हुए नतीजा बताया, 1 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता बचा है। ये आखिरी थोड़ा सा समय आखिर काउंटडाउन में आ गया था। जब कोई और तरीका नहीं बचा, जियान ने ठंडी आवाज में कहा, मैं खुद जाऊंगा। बटलर के मुंह से बात नहीं निकल रही थी। वह तो लेजेंडरी पानी की भैंस है। उनके अलावा कोई इतने कम समय में वापस नहीं आ सकता। बटलर दरवाजे के सामने अड़ गया। मालिक, आपका अभी तक कोई वारिस नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। जियन ने सुनकर ठंडी हंसी हंसी। वारिस? मेरी पत्नी की जान अभी खतरे में है। मैं कहाँ से कोई वारिस लाऊंगा? उसके लिए अगर उसकी बाहों में जो शख्स था वह नहीं बचा, तो उस पारिवारिक सम्मान की कोई कीमत नहीं थी। उसने बिना और बात किए पलटकर सीधे रात के अंधेरे में दौड़ लगा दी। जियन के एक हुक्म पर पूरे ड्यूक के महल का माहौल पल भर में बदल गया। सारे एलीट नाइट्स को इकट्ठा करो और तुरंत निकलो। गहरी रात के आंगन में पूरी तरह से हथियारबंद सेना इकट्ठी हो चुकी थी। नाइट्स आपस में फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आधी रात को शहर से बाहर जाकर जंगली पानी की भैंस क्यों पकड़नी है। क्या सच में यह सिर्फ उस मरने वाली औरत के लिए दवा का कैटलिस्ट ढूंढने के लिए है? जियन ने भारी कवच पहना और घोड़े पर चढ़ने ही वाला था कि अचानक एक साया दौड़ता हुआ बाहर आया। हैना ने भारी सामान उठाया हुआ था। उसकी आवाज में रोने का एहसास था, लेकिन वह बहुत पक्की थी। मालिक, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलिए। वह घर पर बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहती थी। अगर वह मैडम के लिए दवा ढूंढने में मदद कर सकती है तो चाहे कितना भी खतरनाक हो, वह जाएगी। जियन ने इस पतली नौकरानी को देखा और बहुत देर तक खामोश रहा। किसी ने नहीं सोचा था कि यह आमतौर पर डरपोक लड़की इतनी हिम्मत रखती है। जियन ने हैना को अपने साथ नहीं लिया। उसने लड़की के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में आखिरी बात कही, मेरी जगह तुम अपनी मैडम के पास रहना। यह सिर्फ एक हुक्म नहीं था, बल्कि उसकी एकमात्र वसीयत थी, क्योंकि आगे का रास्ता उसे अकेले ही पार करना था। जियन घोड़े पर चढ़ गया, ठंडा हेलमेट पहन लिया, सारी भावनाओं को छुपा लिया। उसके एक हुक्म पर पूरी सेना रात के अंधेरे में गायब हो गई, और इस समय ड्यूक के महल के अंदर क्लोडेल ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने खाली कमरे को देखा और धीमी आवाज में बुदबुदाई, सीने में अब दर्द नहीं हो रहा है। क्लोडेल ने पहले कभी न महसूस की हुई राहत महसूस की। खांसी नहीं आ रही थी, सीने में भी दर्द नहीं था। उसने आधे अधूरे होश में सोचा, क्या यह जन्नत है? नतीजा यह हुआ कि उसके कान में एक ठंडी हंसी सुनाई दी। कितनी बेकार बात है। वह अचानक रुक गई और बेड के पास बैठे उस आदमी को पहचान गई। जियन उसे ठंडी नजरों से घूर रहा था। जागते ही पहली बात इतनी अशुभ कही, तुम तो कमाल हो। क्लोडेल पूरी तरह से हैरान रह गई। अगर जियन यहाँ है तो ये जन्नत तो नहीं हो सकती। क्या ये नरक है? जब वह उल्टे सीधे ख्याल कर रही थी, हैना खुशी से बेड के पास दौड़ी। मैडम, आप आखिर जाग गई। हैना का जाना पहचाना चेहरा देखकर क्लोडेल को तब एहसास हुआ कि नरक में हैना नहीं हो सकती। वह सच में जिंदा बच गई थी। लेकिन उसके सांस लेने से पहले ही उसे अचानक एक सवाल याद आया। अगर वह मरी नहीं है तो जियन यहाँ क्यों पहरा दे रहा है? मैं अभी भी जिंदा हूँ। क्लोडेल ने अपने हाथों को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। जियन बेड के पास बैठा था। उसकी आवाज में हुक्म था, तुम मर नहीं सकती, क्योंकि मैं इजाजत नहीं देता। क्लोडेल हैरान रह गई। वह तो बेलमोंट परिवार की थी, जियन के सबसे बड़े दुश्मन परिवार की सदस्य। वह उसे बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा? जियन ने ठंडी हंसी हंसी और एक ऐसा कारण बताया जिस पर हंसना या रोना मुश्किल था। मैं अपनी जिंदगी में कोई कमी नहीं चाहता। शादी के 3 महीने बाद ही दुल्हन का अंतिम संस्कार करना, मैं यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्लोडेल थोड़ी देर के लिए खामोश रही। उसने इस जिद्दी आदमी को देखा और धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया। यह बात सुनकर जियन थोड़ा घबरा गया। वह अचानक खड़ा हो गया। क्लोडेल की तरफ पीठ करके ठंडी आवाज में बोला, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी रियायतें हैं। जियन जाने से पहले धमकी देना नहीं भूला। उसने क्लोडेल की तरफ इशारा करते हुए चेतावनी दी, बीमारी का बहाना बनाकर मेरे महल में बेकार मत बैठना। लेकिन उसके जाते ही हैना ने राज खोलना शुरू कर दिया। मैडम, उनकी बात मत सुनिए। आपके लिए वह दवा लाने के लिए ड्यूक ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। वह लेजेंडरी जंगली भैंस का दिल जो मिलना नामुमकिन था, वह उसे न सिर्फ वापस लाए बल्कि कुछ एक्स्ट्रा भी लाए थे बैकअप के लिए। क्लोडेल हैरानी से सुन रही थी।
यह दवा सच में उसने खुद लाई थी। हैना जितना ज्यादा बोलती उतनी ही उत्तेजित होती जाती, यहाँ तक कि वह हाथ पैर हिलाकर मिमिक करने लगी। आपने नहीं देखा वह उस वक्त कितने हैंडसम लग रहे थे। उन्होंने आपको कसकर पकड़ा और चिल्लाए, अगर मैं दवा लेने नहीं जाऊंगा तो तुम्हें कौन बचाएगा। हैना के उस प्रशंसक रूप को देखकर क्लोडेल का चेहरा उतर गया। यह नज़ारा सुनने में कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और उसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि हैना कब से जियान को मालिक कहने लगी थी और यहाँ तक कि उसे मैडम कहने लगी थी। लगता है यह दवा बेकार नहीं गई, इसने न सिर्फ जान बचाई बल्कि आसपास के लोगों को भी खरीद लिया। जियान हाल ही में इतना बिजी था कि उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। पहाड़ जैसे बने सरकारी कागजात ने उसे सांस लेने तक का वक्त नहीं दिया था। बटलर बगल में याद दिला रहा था, एक तो अचानक शादी, फिर मैडम के लिए दवा ढूंढना, और अब ऑटम फेस्टिवल का इंतजाम भी करना है। जियन ने अचानक पूछा कि मोट में पली हुई भैंसें कैसी हैं। सकारात्मक जवाब मिलने के बाद ही उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे अपने दिल में पता था कि यह शादी शुरू से अंत तक एक धोखा थी। दूसरी पार्टी ने एक बीमार औरत को शादी करके भेजा था जिसका इरादा अच्छा नहीं था। जैसे ही मैडम की बीमारी दोबारा उभरेगी, यह दूसरी पार्टी के लिए इलाके के झगड़े शुरू करने या सीधे जंग छेड़ने का सबसे अच्छा मौका होगा। असली मुश्किल शायद अभी आगे है। अब जब शादी हो चुकी है, क्लोडेल अब जियन की हो गई है। उसका पहले जो भी स्टेटस था, अब उसे उसकी बात सुननी होगी। जियान जुबान से कहता था कि वह उसे ठीक से खाना खाते हुए देखने के लिए है, लेकिन नतीजा यह था कि वह हर दिन बिना चूके खाना उसके कमरे में भेजता था। क्लोडेल को हर दिन और खूबसूरत होते देखकर जियान को अजीब सा जोश महसूस होने लगा। यहाँ तक कि उसे शक होने लगा कि क्या वह कोई छोटा पालतू जानवर पाल रहा है। सुनकर कि मैडम सुबह सुबह से ही मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही है, जियान ने न सिर्फ विरोध नहीं किया बल्कि उसे लगा कि यह अच्छा काम है। लगता है अगर वह ठीक हो जाए तो थोड़ी मेहनत करना सच में फायदेमंद है। खुशी खुशी दरवाजा खोला, लेकिन सामने का नजारा देखकर वह वहीं पर जम गया। उसने देखा कि क्लोडेल किसी और आदमी के साथ गले मिल रही थी और करीब थी। जियन की आवाज इतनी ठंडी थी जैसे वह बर्फ के गड्ढे में गिर गया हो। उसने पूछा कि वह लोग आखिर क्या कर रहे हैं। क्लोडेल अभी तक रिएक्ट नहीं कर पाई थी और उसने बताया कि वह बस डांस सीख रही थी, लेकिन जियन उसे घूर रहा था। उसकी आवाज में पूरा बारूद भरा हुआ था। उसने क्लोडेल से पूछा, क्या तुम्हें ऐसे कपड़े पहनकर किसी के साथ डांस करना है? हालांकि क्लोडेल ने बताया कि उसकी ड्रेस बहुत गर्मी वाली थी, लेकिन जियान का जेलसी का घड़ा जाहिर तौर पर टूट चुका था। यह नजारा देखकर कोई भी आदमी शायद बर्दाश्त नहीं कर पाता। लगता है यह डांस अब शांति से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। जियान की जलन सच में बहुत ज्यादा है। डांस टीचर अभी ठीक से बात भी नहीं कर पाया था कि जियान ने उसे सीधे टोक दिया और कहा कि खाने का समय हो गया है। उसने पलटकर मैनेजर को हुक्म दिया कि इस टीचर को आज की मजदूरी दे दे और थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे। असल में यह उसे छुट्टी का पैसा देकर जल्दी से यहाँ से निकलने को कहना था। खाने की टेबल पर जियान ने क्लोडेल को याद दिलाया कि उसे एक डचेस की तरह रहना चाहिए। क्लोडेल ने थोड़ा दुखी होकर कहा कि मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हुए उसे पसीना आ गया था और बहुत गर्मी लग रही थी। तभी जियान को एहसास हुआ कि क्लोडेल के कपड़े सच में बहुत मोटे थे, लेकिन उसे अचानक याद आया कि उसके हल्के पुराने कपड़े खून से गंदे हो चुके थे और पहने नहीं जा सकते थे। अपने सामने क्लोडेल को देखते हुए जियान को पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी की बहुत कम परवाह की थी। यहाँ तक कि उसे यह भी नहीं पता था कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। उसने अपने मन में चुपके से फैसला किया कि वह सिर्फ बिस्तर पर ही उसके साथ नहीं रहेगा। अब से उसे इस औरत के साथ और ज्यादा वक्त बिताना होगा। जियान इस वक्त बिजी था। उसने प्लेट में रखे गोश्त को बिल्कुल ठीक से काटा। क्लोडेल को कुछ समझ नहीं आया और उसने सोचा कि उसे क्या हो गया है। नतीजा यह हुआ कि जियान ने समझाया कि उसने टुकड़े इसलिए किए थे ताकि वह आसानी से खा सके। यह खाना खत्म होने से पहले ही उसने जल्दी से मैनेजर को दर्जी को बुलाने को कहा। लगता है ड्यूक साहब सच में गंभीर हो गए थे। दर्जी ने अंदर आते ही सबसे फैशनेबल डिजाइन दिखाए जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग रंग और लेस थे, और उनकी बहुत तारीफ की। जैसे ही दर्जी रंग के बारे में पूछ रहा था, हाना अचानक खड़ी हो गई और सीधे डचेस के लिए फैसला कर लिया। एक चमकदार रंग मांगा। हाना ने यह भी खास तौर पर कहा कि डचेस को सोने के किनारे वाले बटन के अलावा कुछ भी पसंद नहीं है। जैसे ही उसने यह कहा, बगल वाला दर्जी हैरान रह गया। लगता है इस घर में क्लोडेल के मन की बात सबसे अच्छे से हाना ही समझती है। कमरे के अंदर बहुत जोर से झगड़ रहे थे। दर्जी हिम्मत करके अभी भी बहस करना चाहता था, लेकिन जियन ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया, और उसकी एक बात ने पूरे कमरे को खामोश कर दिया। हाना को आखिर मौका मिल ही गया। दर्जी की नाक की तरफ इशारा करते हुए उसने तुरंत शिकायत की कि यही आदमी बाहर अफवाह फैला रहा था कि डचेस ने वह सोने का बटन चुराया है। यह सुनकर जियन थोड़ा हैरान रह गया। दर्जी अभी भी हिचकिचाते हुए इनकार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाना नहीं मानी और जिद करने लगी कि जियान डचेस को बेगुनाह साबित करे। जियान कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर पलटकर उस दर्जी को ठंडी नजर से घूरने लगा। उसकी आवाज में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने दर्जी को एक एक शब्द बोलकर बताया कि क्लोडेल ने कुछ भी नहीं चुराया था, वह बटन उसने खुद अपने हाथों से दिया था अगर किसी ने दोबारा अफवाह फैलाने की हिम्मत की। अब दर्जी पूरी तरह से हैरान रह गया। लगता है ड्यूक साहब का यह बचाव करने का तरीका अफवाह फैलाने वालों को बहुत बुरी तरह से सजा देने वाला था।
दर्जी अब पूरी तरह से घबरा गया था। वह पागलपन में बहाने बनाने लगा कि वह बूढ़ा हो गया है और उसकी आंखें कमजोर हैं, इसलिए उसने गलती की और ड्यूक साहब से माफी मांगने लगा। जियन ने ठंडी हंसी हंसी और उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम बूढ़े हो गए हो तो बस काम छोड़ दो और सीधे घर जाकर आराम करो। उसने पलटकर मैनेजर को हुक्म दिया कि इस दर्जी को एक अच्छी रिटायरमेंट फंड दे। यह इनाम जैसा लग रहा था, लेकिन असल में यह उसे हमेशा के लिए कासल से दूर रखने के लिए था। दर्जी अभी माफी मांग भी नहीं पाया था कि उसे सीधे बाहर घसीट लिया गया। इस परेशानी से निपटने के बाद जियन पलटकर क्लोडेल की तरफ देखा। उसकी आवाज तुरंत नरम हो गई। उसने उसे एक नई ड्रेस दी और कहा कि वह अभी उसे ट्राई करे। उसने कहा कि वह हमेशा पुराने कपड़े नहीं पहन सकती। क्लोडेल अभी तक रिएक्ट भी नहीं कर पाई थी कि उसके बगल में खड़ी हाना खुशी से झूम उठी और डचेस को पकड़कर चेंजिंग रूम की तरफ भाग गई। जियन की पीठ देखते हुए हाना धीरे से बोल उठी, हमारे ड्यूक साहब अपने लोगों को बचाने में सच में बहुत जबरदस्त हैं। कपड़े बदलते वक्त क्लोडेल का मन उलझा हुआ था। वह सोचने लगी कि जियन ने अभी उसे इस तरह से बचाया, क्या वह सच में उसकी परवाह करता है या सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसकी नाम की पत्नी है। जब उसने दरवाजा धकेलकर बाहर आई, पूरा कमरा खामोश हो गया। यह नई ड्रेस उसके लिए ही बनी थी। हाना बगल में खड़ी बहुत उत्तेजित थी और बार बार डचेस की तारीफ कर रही थी कि वह कितनी खूबसूरत लग रही है। जियान सोफा पर बैठा था। उसकी आंखों में हैरानी की एक चमक दिखी, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, बुरा नहीं है। लेकिन वह तुरंत क्लोडेल की गर्दन को घूरने लगा। उसे लगा कुछ कमी है और उसने जिद की कि कोई हार लाकर उसके साथ पहनाया जाए। क्लोडेल अभी उसकी बातों से ठीक से उबर नहीं पाई थी और उसने बहाना बनाया कि वह थक गई है और अब और कुछ नहीं करना चाहती। जियन ने जिद नहीं की, बल्कि उसने पहली बार खुद से बात शुरू की। उसने क्लोडेल की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक अनोखी माफी थी। उसने कहा कि दर्जी वाली बात उसने ठीक से नहीं सोची थी और क्लोडेल को तकलीफें हुई। उसने वादा किया कि वह जल्दी ही एक बेहतर दर्जी ढूंढ कर लाएगा। जियन के गंभीर अंदाज को देखते हुए क्लोडेल के मन की बेचैनी जैसे एक पल में गायब हो गई। लगता है उसकी जिंदगी सच में बदलने वाली थी। जियन सच में बहुत उदार था। उसने न सिर्फ डचेस के लिए नए कपड़े तैयार किए, बल्कि नौकरानी हाना को भी कुछ गहने चुनने को कहा इनाम के तौर पर, जिससे हाना बहुत खुश हो गई। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसका दिल अचानक बैठ गया। उसे लगा कुछ ठीक नहीं है। गहरी रात में जियान ने अकेले ही क्लोडेल का दरवाजा खोला। बिस्तर पर सोई हुई औरत को देखते हुए उसके मन में शक बढ़ता गया। नियम के मुताबिक बेलमोंट परिवार से आई दुल्हन के पास शादी के गहने और जेवरात बहुत होने चाहिए थे, लेकिन जियान ने गौर से याद किया, उन कुछ प्यारे बटन के अलावा क्लोडेल के पास कुछ भी नहीं था। वह कभी खुद को सजाती नहीं थी, यहाँ तक कि एक भी अच्छा गहना नहीं पहना था। वह सब दहेज का सामान जो उसका होना चाहिए था, आखिर कहाँ गया? जियन ने ठंडी हंसी हंसी। पहले उसे सिर्फ शक था, लेकिन जब उसने खुद क्लोडेल के ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर खोला तो वह पूरी तरह से चुप हो गया। यह तो हद ही हो गई थी। बेलमोंट परिवार की इतनी बड़ी बेटी, उसके दहेज में तो सामान का ढेर होना चाहिए था, लेकिन सामने वाला ड्रॉर उसके चेहरे से भी ज्यादा खाली था। जियन को अब सब समझ आ गया था। वह बूढ़ा आदमी जरूर क्लोडेल की बीमारी के बारे में पहले से जानता होगा, इसलिए वह उसे जल्दी से छोड़ना चाहता था। भले ही वह गोद ली हुई बेटी थी, लेकिन वह उसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकता था? यह कोई शादी का रिश्ता नहीं था, यह तो उसे सीधे आग के कुएं में धकेलना था। जब तुम लोग उसे इंसान नहीं मानते, तो अब हमें हिसाब अच्छे से करना पड़ेगा। जियन की कल रात की चेतावनी क्लोडेल के कानों में गूंज रही थी। उसने उसे लापरवाह न होने को कहा था कि कल जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। तभी मैनेजर अचानक दरवाजा धकेलकर अंदर आया और कहा कि ड्यूक साहब का हुक्म है कि वह अभी अपना सामान पैक करे और बाहर जाने के लिए तैयार हो जाए। क्लोडेल पूरी तरह से हैरान रह गई। इतनी सुबह उसे कहाँ ले जा रहे थे? हाना ने जल्दी से बीच बचाव किया। उसे पहले एक खूबसूरत नई ड्रेस पहनने की सलाह दी, क्योंकि ऐसे अचानक के अरेंजमेंट्स अक्सर अच्छे नहीं होते। क्लोडेल के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, काश उसने पहले ही हिम्मत करके पूछ लिया होता। हाना ने एक लंबी हरी ड्रेस निकाली और क्लोडेल से पूछा कि क्या वह इसे ट्राई करना चाहती है। क्लोडेल ने पतले कपड़े को देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या इतने कम कपड़े पहनना सच में ठीक होगा? हाना ने हंसते हुए समझाया कि रोवन एक गर्म जगह है और सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। जब यहाँ शादी हो गई है तो धीरे धीरे यहाँ के रिवाजों को अपनाना ही पड़ेगा। नई ड्रेस में क्लोडेल सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। यहाँ तक कि हाना भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाई कि यह रंग उसके लिए ही बना था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जियन बाहर इंतजार करते हुए बेचैन हो गया था। उसने ठंडी आवाज में पूछा, तैयार हो? क्लोडेल अभी आईने में देख भी नहीं पाई थी कि जियन ने उसे जल्दी चलने को कहा। उसकी जल्दी में देखकर अगला सफर शायद इतना आसान नहीं होने वाला था। क्लोडेल पूरे रास्ते पूछती रही कि आज कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जियान ने जानबूझकर उसे सस्पेंस में रखा। सिर्फ इतना कहा कि जगह पर पहुंचने पर उसे खुद ही समझ आ जाएगा। जब गाड़ी रुकी, क्लोडेल ने ऊपर देखा तो वह एक शानदार सजावट वाली ज्वेलरी शॉप थी। उसके रिएक्ट करने से पहले ही जियान उसे अंदर ले गया। दुकान के कर्मचारियों को पहले ही खबर मिल चुकी थी और उन्होंने इज्जत से दोनों को वीआईपी सेक्शन में बुलाया। क्लोडेल अपने मन में सोचने लगी, अच्छा भला मुझे ऐसी जगह पर क्यों लाया है? जियान तो सीधा साधा था,
उसने सीधे कर्मचारियों को कहा कि डचेस के लिए सबसे अच्छे गहने निकाल कर दिखाएं। जेन का यह आम सा रवैया देखकर क्लोडेल पूरी तरह से हैरान रह गई। क्या यह आदमी उसके न लाए हुए दहेज की पूरी भरपाई करने वाला था? जियान ने गहने से भरी टेबल की तरफ इशारा किया और क्लोडेल से कहा कि वह जो चाहे चुन ले। उसने जानबूझकर सख्ती से कहा, जब तुम रोवन की ड्रेस पहन रही हो तो बेलमोंट के वह पुराने जेवरात मत पहनना। अगर मैंने उन्हें देखा तो सीधे खाई में फेंक दूंगा। यह बातें सुनकर क्लोडेल के दिल में एक दर्द उठा। असल में उसके पास क्या था पैक करने को? उस घर में उसके माँ बाप कुछ गहने के लिए बहुत झगड़ते थे और कोई भी उसे कुछ भी देने को तैयार नहीं था। आखिर में उसने सीधे साधे तरीके से सब कुछ कर दिया। जब उसके घर वाले ध्यान नहीं दे रहे थे, उसने वह सब चीजें दूसरों को दे दी। उसने सोचा था कि यह शर्मनाक अतीत हमेशा के लिए उसके दिल में दफन हो जाएगा। लेकिन जियान के अब के काम देखते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि इस आदमी ने जरूर पता लगा लिया होगा कि वह दहेज नहीं लाई थी, इसलिए उसने जानबूझकर बहाना बनाया और उसे यहाँ लाया, इस जबरदस्त तरीके से उसकी खोई हुई इज्जत वापस दिलाने के लिए। क्लोडेल देर तक हिली नहीं। जियन ने बुरा सा मुंह बनाया और पूछा कि क्या उसे इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। क्लोडेल ने जल्दी से सर हिलाया। ये पसंद न आने की बात नहीं है, ये तो एक ऐसा मोड़ है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्लोडेल गहने से भरी टेबल को देख रही थी, अभी भी सोच रही थी कि कौन सा ज्यादा ठीक रहेगा। जियन ने बगल में कुछ देर सुना और बस इतना कहा, मैं समझ गया। क्लोडेल के रिएक्ट करने से पहले ही जियान ने सीधे कर्मचारियों को बताया कि उसे यह सब चीजें चाहिए। उसने अपना सर भी नहीं उठाया और दुकान वाले को हुक्म दिया कि उन्हें साइज के हिसाब से ठीक करके सीधे कासल भेज दे। क्लोडेल अब और बैठ नहीं पाई। उसने जियान को पकड़ा और धीरे से पूछा, इतने सारे गहने खरीदना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? जियान ने तो बिल्कुल आम सा चेहरा बनाया और पलट कर पूछा, इसमें क्या दिक्कत है? मेरी नजर में ये चीजें बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये डचेस की इज्जत का सवाल है। उसने क्लोडेल को घूरा। उसकी आवाज सख्त थी और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब तुमने ये जगह ले ली है तो तुम्हें उसके मुताबिक ही रहना होगा, जब तक कि तुम मुझे भी अपने साथ शर्मिंदा नहीं करना चाहती। क्लोडेल वहीं खड़ी रह गई, एक शब्द भी नहीं बोल पाई। यह आदमी भले ही बातों में सख्त था, लेकिन उसने जो हिम्मत दी थी वह उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। क्लोडेल ने धीरे से हाँ कहा। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी अब की पहचान एक डचेस की थी। पहले उसे हमेशा लगता था कि वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए वह हर चीज को चलेगा वाली सोच के साथ देखती थी। यहाँ तक कि उसे लगता था कि यह टाइटल भी सिर्फ टेम्पररी है। लेकिन जियान के अगले कदम ने उसे थोड़ा हैरान कर दिया। आदमी ने और कुछ नहीं कहा, बस उसे याद दिलाया कि उन्हें एक और जगह जाना है, और फिर आराम से उसका हाथ पकड़ लिया। यह कदम उठाते ही क्लोडेल को लगा सब कुछ बदल गया है। वह इंसान नहीं थी जो अंधेरे में छुपकर मौत का इंतजार कर रही थी, बल्कि सच में इस आदमी के बगल में खड़ी थी। जब दोनों बड़े दरवाजे से बाहर निकले तो सामने का नजारा देखकर क्लोडेल हैरानी से बोल उठी। सामने की सड़क धूप से चमक रही थी। हर तरफ ऐसे नजारे थे जो क्लोडेल ने कभी नहीं देखे थे। वह बोल उठी कि यह जगह सच में बहुत खूबसूरत है, उसके उदास पुराने घर से बिल्कुल अलग। यह दो अलग दुनिया जैसा था। जियान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने साथ आगे ले चला। उसने एक दरवाजा खोला और अंदर ताजे फूलों से भरा एक कांच का ग्रीन हाउस था। क्लोडेल पूरी तरह से हैरान रह गई। उसने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। हर तरफ खिले हुए फूल थे और हवा में मीठी खुशबू थी। क्या यह वही मशहूर गार्डन कैफे था? जियान ने कुर्सी खींची और उससे पूछा कि क्या वह यहाँ चाय पीना चाहती है। क्लोडेल ने सर हिलाया और बैठ गई। इस पल उसे सच में लगा कि उसकी नई जिंदगी सच में शुरू हो गई है। जैन ने देखा कि वह कुछ नहीं बोल रही थी और धीरे से पूछा कि क्या उसे यह जगह पसंद नहीं आई। क्लोडेल ने जल्दी से सर हिलाया। यहाँ हर तरफ खिले हुए फूल हैं, इतने खूबसूरत कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाहर भी फूल इतने चमकदार तरीके से खिल सकते हैं। जियान ने और कुछ नहीं पूछा, पलटकर कर्मचारियों से आराम से ऑर्डर देने लगा। आदमी के गंभीर चेहरे को देखते हुए क्लोडेल अचानक थोड़ी हैरान हो गई। उसने अपना हाथ धीरे से अपनी छाती पर रखा, उस लंबे समय से खोई हुई शांति को महसूस करते हुए। कुछ ही देर पहले वह अभी भी उस जबरदस्ती की शादी में फंसी हुई थी। सब लोग कहते थे कि यह भूखे मरते बच्चों को बचाने के लिए है, और वह खून खांसती हुई दांत पीसकर सब कुछ सह रही थी। लेकिन अब खूबसूरत मिठाइयाँ और काली चाय उसके सामने रखी थी। यह अचानक आई शांति उसे सपने जैसा लग रही थी। यहाँ तक कि उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि यह सब अचानक गायब न हो जाए। क्लोडेल ने सामने की धूप और चाय को देखा। उसका दिल कई जज्बातों से भरा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अब भी इतनी शांति से जिंदा रह सकती है, यहाँ तक कि अपने नाम के पति के साथ बैठकर आफ्टरनून टी का मजा ले सकती है। जियान ने उसकी अजीब हरकत देखी, चाय का कप नीचे रखा और पूछा कि क्या हुआ। जब उसने कुछ नहीं कहा तो जियान थोड़ा घबरा गया और जल्दी से पूछा, अच्छा भला तुम क्यों रो रही हो? क्लोडेल ने हाथ बढ़ाकर अपना चेहरा पोंछा, लेकिन हंसी रोके नहीं रोक पाई। उसने कहा कि वह ठीक है, बस उसे लगा कि वह अब सच में बहुत खुश है। यहाँ ऐसे बैठना तो सपने जैसा लग रहा था। क्लोडेल ने हंसते हुए कहा, यहाँ बैठना सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बाहर लाने के लिए शुक्रिया। जियान बाहर से तो बिल्कुल शांत था। उसने आमतौर पर जवाब दिया, कुछ नहीं। असल में वह बहुत खुश था।
शुक्रगुजार था कि उसने मैनेजर की सलाह मानी, वरना इस बार तो जरूर गड़बड़ हो जाती। मैनेजर के उस वक्त के अंदाज को याद करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे खुद सिखाया था कि डेट पर हमेशा औरत की मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए। उस वक्त जियान ने नफरत से देखा था। उसे लगा था कि ऐसी जगह जाकर सस्ती चाय पीना उसकी इज्जत के खिलाफ है, कातियते। लेकिन मैनेजर ने बिल्कुल सही बात कही थी। असल बात चाय नहीं थी बल्कि माहौल था। लगता है इस लव नॉविस को इस बार सच में एक एक्सपर्ट मिल गया था। इस डेट के लिए मैनेजर ने अपनी सैलरी तक दांव पर लगा दी थी। उसने पक्का कहा था कि ऐसी बर्फीली ठंड में क्लोडेल को ग्रीन हाउस गार्डन ले जाना बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। जियन ने सामने का नजारा देखा और उसके मन में जवाब आ गया था। उसकी सैलरी काटने की बजाय उसे डबल करनी पड़ेगी। उसने क्लोडेल को इतनी चमकदार हंसी हंसते हुए कभी नहीं देखा था। उसे तो लगा कि कमरे के सारे कीमती फूल भी उसके जितने खूबसूरत नहीं थे। अपने आप को ख्यालों में खोया हुआ पाकर जियान ने जल्दी से खुद को संभाला और थोड़ा रूखेपन से पूछा, अगर तुम्हें पसंद है तो चलते वक्त थोड़े और ले चलेंगे। क्लोडेल हैरानी से बोली, सच में? लगता है इस बार जियान को मैनेजर ने पूरी तरह से सही रास्ते पर ला दिया था। क्लोडेल को मेन्यू देखकर हंसते हुए देखकर जियान को थोड़ा समझ नहीं आया, क्या ये सच में इतना खुशी देने वाला था? अभी कुछ देर पहले गहने चुनते वक्त उसने अपना सर तक उठाना जरूरी नहीं समझा था, लेकिन अब वह बिल्कुल बदल चुकी थी। पर पता नहीं क्यों उसकी तबीयत दिन ब दिन बेहतर होते देख जियन को अपने दिल में एक घुटन सी महसूस हुई। वह पहले की वह रातें नहीं भूल पा रहा था जब क्लोडेल सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए उसके पास दर्द सहते हुए रहता था। वह एहसास ऐसा था जैसे हर सांस के साथ तकलीफ हो, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। जियन जितना ज्यादा सोचता उतना ही परेशान होता, यहाँ तक कि खुद पर शक करने लगा कि वह क्लोडेल पर गुस्सा है या खुद पर। इस अजीब से जज्बात ने उसे बिल्कुल बेचैन कर दिया। क्लोडेल ने अचानक कहा, वह जियान से एक सवाल पूछना चाहता था। जियान भी उदार था, उसने उसे खुलकर बोलने दिया। पर अगले सवाल ने माहौल को पल भर में जमा दिया। उसने पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? जियान एक पल के लिए हैरान रह गया। इतने अच्छे दिन में ऐसा गंभीर मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? उसके दिमाग में कई ख्याल दौड़ गए। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी में कोई दाग नहीं लगना चाहिए और वह शादी के 3 महीने बाद ही अपनी दुल्हन का अंतिम संस्कार करने जैसा बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने तो अपने दिल में खुद को यह भी बताया कि अगर कोई और भी खतरे में होता तो वह उसकी मदद करता। पर यह सब ठंडे बहाने अब एक भी जुबान पर नहीं आ रहे थे। आखिर में उसने बस एक टालने वाला जवाब दिया, कोई वजह नहीं, बस बचाना चाहा। इस बेसर पैर के जवाब ने हालत को और भी पेचीदा बना दिया। जियान की आवाज अब भी वही सख्त थी। उसने कहा कि अगर कोई भी मरने वाला होता तो वह उसकी मदद करता। यह बात उसने रिश्ते को बिल्कुल साफ करने के लिए कही थी। पर क्लोडेल ने यह सुनकर जरा भी मायूसी नहीं दिखाई, बल्कि उसने एक ऐसी नर्म मुस्कुराहट दी जो जियान ने पहले कभी नहीं देखी थी। इस बार जियान बिल्कुल बेचैन हो गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा चेहरा क्यों बनाया। क्लोडेल ने धीरे से जवाब दिया, अच्छा तो ऐसा है। फिर जियान की तरफ देखते हुए उसने दिल से एक बात कही, ड्यूक साहब, आप सच में एक कमाल के इंसान हैं। इस तारीफ ने जियान को बिल्कुल हैरान कर दिया। क्लोडेल ने आगे कहा कि जियान उसकी सोच से भी ज्यादा बेहतरीन है। इस बात से जियान थोड़ा घबरा गया और अपने दिल में सोचा, वह पहले मुझे कैसे देखता था। क्लोडेल को अच्छी तरह पता था कि दूसरों की नजरों में उसके परिवार की इज्जत अच्छी नहीं थी, पर वह अभी की हालत को ज्यादा अहमियत देता था। उसे लगा कि जियान न सिर्फ बड़े इलाकों का प्रशासन करता है बल्कि उसे बहुत अच्छे से चलाता भी है। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह जियान की वह भलाई थी जिसमें वह बिना किसी वजह के लोगों को बचाने के लिए हाथ बढ़ाता था। उसके लिए यह शुद्ध कार्य बेहद नेक था। जियान ने यह बातें सुनकर देर तक एक भी शब्द नहीं कहा। वह बस चुपचाप खड़ा हो गया और बोला, देर हो रही है, चलना चाहिए। पर जाते वक्त उसने अनजाने में क्लोडेल के हाथ से भरी डेजर्ट बॉक्स ले लिया। हालांकि उसके शब्द अब भी ठंडे थे, पर उसकी यह अनजानी छोटी सी परवाह ने उसके अंदर के जज्बात को जाहिर कर दिया था। क्लोडेल की चमकती मुस्कुराहट देखकर जियान समझ गया कि वह अब सच में पूरी तरह से उसमें खो चुका है। जब जियान अकेला था तो उसके दिमाग में अभी के सारे दृश्य घूम रहे थे। उसने तो खुद पर शक करना शुरू कर दिया कि कहीं बगीचे में गुलाबों की खुशबू ने उसे एबनॉर्मल तो नहीं बना दिया। और दूसरी तरफ क्लोडेल जो डिजर्ट वापस लाया था उसने हाना को बिल्कुल उत्तेजित कर दिया। हाना खाते हुए बोली, पहले गहने खरीदना फिर कैफे जाना, क्या यह पक्का डेट नहीं है? क्लोडेल पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने उस दिशा में सोचा ही नहीं था, बस हकलाते हुए दोहराता रहा, डेट? हाना ने बिल्कुल साधारण भाव से पलटकर पूछा, वरना तुम इसे क्या कहते हो? क्लोडेल को तब जाकर देर से एहसास हुआ कि उसने अभी जो कुछ भी अनुभव किया था वह उसकी जिंदगी की पहली डेट थी। हाना अब भी उसे छेड़ रही थी। अच्छा हुआ तुमने अभी रिएक्ट नहीं किया, वरना तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से तुम शायद वहां चल भी नहीं पाते। अब हो गया, तुम्हारा पहले का शांत दिल अब पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है। हाना की बातें क्लोडेल के कानों में गूंज रही थी, जैसे ड्यूक साहब पक्का उसमें खो चुके हैं, देर सवेर उसे और भी अच्छी जगहों पर ले जाएंगे। इस तरह बिस्तर पर लेटे हुए क्लोडेल को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार डेट शब्द पर गौर कर रहा था। हालांकि उसके दिल में अब भी उलझन थी, क्या पता यह सिर्फ मेरा भ्रम हो। पर आज जो फूल उसने देखे थे उनके बारे में सोचकर
और उस अनोखी खुशी के बारे में सोचकर वह फिर भी खुद को रोक नहीं पाया और बोला, खुशी का यह एहसास सच में बहुत मुश्किल से मिलता है। पर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, इस मिठास के साथ सोने की तैयारी करते हुए यादें उसे अचानक उस सबसे अंधेरे पल में वापस ले गईं। उस दिन के बाद से बुरे सपने उसे कभी नहीं छोड़कर गए थे। पहले का गर्म कमरा गायब हो गया, उसकी जगह आग की ऊंची लपटें थीं और मायूसी भरी चीखें, माँ मुझे बचाओ। आखिर यह सब क्या था? उस बड़ी आग के पीछे क्या राज छुपा था? उस रात जब आग की लपटें ऊंची उठ रही थी, उसके पिता ने क्लोडेल का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। क्लोडेल का हाथ उसे जल्दी निकलने के लिए कह रहे थे, पर छोटा सा वह अब भी रो रहा था, जिद कर रहा था कि माँ को भी साथ लेकर चले। उसके पिता ने उसे शांति से भागने देने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोला। उसने कहा कि माँ पहले ही निकल चुकी है और घर में सब ठीक रहेंगे। पर नतीजा क्या हुआ? वह सारी कल्याण की बातें तो बस झूठ थी। क्लोडेल ने सपने में दर्द से पूछा, मुझे झूठ क्यों बोला? मुझे ऐसी झूठी उम्मीद क्यों दी? एक तेज आवाज के साथ बर्तन जमीन पर गिर गए। क्लोडेल अचानक बुरे सपने से जाग गया, अपनी जगह पर जम सा गया। पास में बैठे जियन ने कुछ गलत महसूस किया और फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ? पर इस गहरी तकलीफ को कैसे बताया जा सकता था? क्लोडेल को बेचैन देखकर जियन ने जल्दी से पूछा कि क्या उसकी तबीयत खराब है। क्लोडेल बहुत देर तक चुप रहा। उसकी आंखों में एक अनोखी बेचैनी थी, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला लिया हो। उसने अचानक हाथ बढ़ाया और जियन को पकड़ लिया। उसने कहा, मेरी एक गुजारिश है। जियन अभी तक रिएक्ट नहीं कर पाया था, बस अनजाने में हम मैं किया। अगले ही पल क्लोडेल ने कुछ ऐसा कहा जिसने हवा को भी जमा दिया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ सो जाओ। उसने यह भी जोड़ा, क्या आज रात तुम मेरे बेडरूम में आ सकते हो? यह तो सीधे सीधे अपनी बात कहना था। जियन बाहर से तो शांत दिख रहा था, पर जब वह अकेला बाथटब में था तो उसके दिमाग में अभी की वह कुछ बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी बातें उसके मुंह से कैसे निकल सकती हैं। क्या सच में डेट का असर हो गया था? अब उसकी बारी थी कि उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उस दिन के बाद से जियान के दिल में हमेशा एक रुकावट थी। उसे हमेशा लगता था कि वह हादसा उसके लिए एक ऐसा बुरा सपना बन जाएगा जिसे वह कभी भुला नहीं पाएगा। उसने तो खुद को एक टूटे हुए या डरे हुए उसके सामने आने के लिए तैयार कर लिया था, पर जब उसने वह दरवाजा खोला, उसके सामने का नजारा उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। वह तो पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। क्लोडेल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में आ गए, शुक्रिया तुम्हारे आने का। उसकी नर्म मिजाज देखकर जियन एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या कहे, बस धीरे से जवाब दिया, मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। यह माहौल अभी के गंभीर माहौल से बिल्कुल अलग था। जियान ने सीधे सीधे पूछा, इतनी देर से यह सब क्या चल रहा है? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्लोडेल ने अपना सर झुकाया और आखिरकार वह मुश्किल वजह बता दी। उसे गंभीर नींद न आने की बीमारी थी और वह अकेला बिल्कुल नहीं सो पाता था। जियान यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि यह पहले के हादसे की वजह से है, पर उसने जल्दी से इनकार कर दिया। कहा कि यह समस्या उस दिन से शुरू हुई जब वह कासल में आया था। बेलमोंट कासल का नाम सुनकर जियान को सब कुछ समझ आ गया। उसे याद आया कि वह असल में ड्यूक की गोद ली हुई बेटी थी और उसे यहाँ परिवार में कुछ होने की वजह से भेजा गया था। लगता है इस नागरिक के पीछे एक ऐसा अतीत छुपा है जिसे वह दोबारा बताना नहीं चाहता। जियान ने अपने दिल में सोचा। सीधी बात यह है कि उसके माता पिता के लगातार हादसों की वजह से उसे नींद न आने की बीमारी हो गई थी। क्लोडेल ने भी कुछ नहीं छुपाया, माना कि उसने पिछले कुछ सालों में सच में मुश्किल वक्त गुजारा है। पहले कासल में हाना उसके साथ थी, पर अब उसके पास कोई नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सके। उसकी यह हालत देखकर जियान आखिरकार अपना दिल सख्त नहीं कर पाया। वह देर तक चुप रहा और आखिर में मान गया। वह बिस्तर के किनारे बैठा, अपने पास की जगह थपथपाई और बोला, इधर आ जाओ, आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। क्लोडेल को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सीधा होगा और वह पूरी तरह से हैरान रह गया। जब तक दोनों सच में बगल में नहीं लेट गए, तब तक यह अजीब और नाजुक माहौल पूरी तरह से बन गया था। क्लोडेल कंबल में छुपकर धीरे से जियन से पूछा कि क्या वह सोते वक्त हाथ पकड़ सकते हैं। उसने कहा कि उसे तभी अच्छी नींद आती है जब उसे किसी और के शरीर की गर्मी महसूस होती है। उसने अपनी पुरानी नौकरानी हाना का भी जिक्र किया, कहा कि पहले सब ऐसे ही करते थे। जियान ने सुनकर कुछ नहीं कहा, बस उसे कुछ देर तक घूरता रहा। कौन सोच सकता था कि उसका हाथ पकड़ने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने सीधे हाथ बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। धीरे से कहा, इधर आओ। इससे दोनों के बीच की दूरी इतनी कम हो गई कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जियान ने अपने दिल में सोचा, जब हम नाम के लिए पति पत्नी हैं तो अजनबियों की तरह हाथ पकड़ना बहुत अजीब होगा। हालांकि यह प्रगति उम्मीद से ज्यादा तेज थी, पर अपनी बाहों में उस शख्स को देखते हुए उसने सोचा, अगर मैं हर दिन ऐसे ही उसके साथ रह सकूं तो क्या उस वक्त की वह कमियां धीरे धीरे पूरी हो जाएंगी। अगली सुबह क्लोडेल नींद से जागा। उसने अनजाने में अपने पास की जगह को छुआ। वह बची हुई गर्मी अब भी वहां थी, जिससे उसे एहसास हुआ कि कल रात का सब कुछ सपना नहीं था। उसने खुद से कहा, तुम सच में आ गए। पहले उसे लगा था कि जियन ने बस ऐसे ही हाँ कह दिया होगा, पर वह न सिर्फ समय पर आया बल्कि उसे इतनी कसकर गले भी लगाया। क्लोडेल ने कंबल खींचकर अपना चेहरा ढक लिया। उसका दिमाग अब पूरी तरह से उलझ गया था। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। वह सच में उसे पसंद करने लगा है।
आखिर जियान ने उसकी जान बचाई थी और अब उसे ऐसी शांति दी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। दिल में यह अचानक उठी हलचल ने उसे शुक्रगुजार भी बनाया और यह भी नहीं पता था कि आगे की परिस्थिति का सामना कैसे करे। क्लोडेल को अच्छे से पता था कि जियान जैसे रुतबे वाले शख्स का उसे पसंद करना थोड़ा सोच से परे था, पर जब दोनों की शादी हो चुकी है तो उसके चुपके से बढ़ते जज्बात कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है ना। पर उसे अचानक एक बड़ी बात याद आई। उसका चाचा, वह पुराना लोमड़ी, असल में हमेशा उसके साथ कुछ बुरा होने की उम्मीद करता था। जैसे ही वह मर जाता, चाचा को जियान पर सीधे हमला करने का बहाना मिल जाता। यह सोचकर वह एक पल भी बैठ नहीं पाई। उसे तुरंत एक टेलीग्राम वापस भेजना था। उसने खुद को शांत किया और तेजी से कागज पर लिखा कि उसकी तबीयत ठीक हो चुकी है और वह अपने पति के साथ बहुत अच्छे से रह रही है। जब तक बाहर की दुनिया को पता चल जाता कि वह जिंदा और ठीक है और ड्यूक के साथ उसका रिश्ता मजबूत है, तो चाचा को तंग करने का कोई बहाना नहीं मिलता और टिमनिस भी सुरक्षित हो जाता। जैसे ही उसने चैन की सांस ली, हाना ने दरवाजा धकेला और अंदर आई। अपनी मल्लिका को सुबह होने से पहले ही मेज पर बैठा देख हाना ने हैरानी से पूछा, बेगम साहिबा, आज आप इतनी जल्दी कैसे उठ गईं? हाना ने क्लोडेल को इतनी जल्दी उठा देखकर सोचा कि उसे कल रात फिर नींद नहीं आई होगी, पर क्लोडेल ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात बहुत अच्छी नींद आई क्योंकि ड्यूक साहब खुद आए थे। हाना यह सुनकर हैरान रह गई। उसके रिएक्ट करने से पहले ही क्लोडेल ने उसे एक खत पकड़ाया और उसे तुरंत एक काम करने को कहा, इस टेलीग्राम को बेलमोंट भेजो और जितना जल्दी हो सके। सीने बदलता है। दूर बर्फ से ढके उस कासल में मैनेजर तेजी से ऑफिस में आया और क्लोडेल के चाचा टिमनिस को बताया कि रोवन से एक टेलीग्राम मिला है। दिलचस्प बात यह थी कि इस टेलीग्राम पर क्लोडेल के दस्तखत नहीं थे, बल्कि नौकरानी हाना के थे। चाचा ने यह सुनकर ठंडी हंसी हंसी। उसकी आंखों में एक शैतानी बेरहमी थी। उसने हाथ बढ़ाकर खत लिया और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सोच रहा हो। क्या यह खत सच में सबको धोखा दे पाएगा? चाचा का अगला रिएक्शन ही असली चाबी थी। इस बार चाचा ने गलत हिसाब लगा लिया था। वह खत खोलते हुए अब भी सोच रहा था कि क्या क्लोडेल अब मरने की कगार पर है और वह आखिरकार इस आंखों के कांटे को हमेशा के लिए हटा सकता है। पर जब उसने खत के अंदर का कंटेंट देखा तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। खत में साफ साफ लिखा था कि क्लोडेल न सिर्फ ठीक हो चुकी है, बल्कि अपने पति जियन के साथ बहुत खुशी से रह रही है। यहाँ तक कि उसकी दिल की धड़कन भी इस खुशी से तेज हो रही है। यह देखकर चाचा गुस्से में खत को मसलकर गोल कर दिया और जोर से मेज पर पटक दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी भतीजी, जिसे मर जाना चाहिए था, वहां इतनी अच्छी जिंदगी जी रही होगी। उसने दांत पीसते हुए गर्जा, आखिर यह सब क्या चल रहा है? न सिर्फ वह ठीक हो गई, बल्कि उस छोटे लड़के के साथ भी मिल गई। हालांकि यह पुराना लोमड़ी जल्दी ही शांत हो गया। वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसकी आंखों में एक गहरा मतलब था। जब यह चाल काम नहीं आई तो उसके पास पक्का कोई और ज्यादा खतरनाक प्लान होगा। यह पुराना लोमड़ी सच में बहुत तेज था। टेलीग्राम पढ़ने के तुरंत बाद उसने अपनी बेटी को बुलाने का हुक्म दिया। जब एलेना ने दरवाजा धकेला और अंदर आई तो वह अब भी थोड़ी घबराई हुई थी। उसे नहीं पता था कि उसके पिता उसे इतनी जल्दी क्यों बुला रहे थे। चाचा के चेहरे पर वह डरावनी मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम पहले हमेशा रोवन नहीं जाना चाहती थी? अब मौका आ गया है। उसने अपनी बेटी को घूरा। उसकी आवाज में एक चाल थी। मैं चाहता हूं कि तुम रोवन में कुछ दिन रहो। अगर तुम्हें लगे कि वहां रहना आरामदायक है तो तुम हमेशा के लिए वहां रह सकती हो। रसोई के पीछे के लोग बातें कर रहे थे। सब क्लोडेल की तारीफ कर रहे थे कि वह एक छोटी परी जैसी दिखती है, खासकर उसके लाल बाल जो बेहद खूबसूरत थे। हाना इस वक्त दरवाजा धकेलकर अंदर आई, यह देखने के लिए कि दोपहर के खाने की तैयारी कैसी चल रही है। आखिर मल्लिका के पेट को खुश करना ही अब सबसे पहला काम था। शेफ ने आज पूरी मेहनत की थी। मल्लिका के सबसे पसंदीदा पकवान बनाए थे। सबको यह भी जानने की उत्सुकता थी कि क्या हाना को यहाँ का खाना पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ का स्वाद उसके गांव से अलग था। हाना, हालांकि काफी खुले विचारों वाली थी, उसने सीधे कहा कि यहाँ का खाना उसे सबसे ज्यादा पसंद आया। लगता है क्लोडेल के साथ रोवन आना उसके लिए एक अच्छा मौका था। हैना ने देखा कि हाल ही में कासल में अमीर शख्स के बारे में लोगों की राय साफ तौर पर बेहतर हो गई थी। आखिर जो खूबसूरत हो और जिसमें कोई अकड़ न हो, उसे कौन पसंद नहीं करेगा। दरवाजा खोलकर देखा तो क्रोडेल अभी भी पढ़ाई में डूबा हुआ था। उसने तो लंच का समय भी नहीं देखा। पता चला कि ऑटम फेस्टिवल जल्दी ही आने वाला था। हालांकि अभी बटलर सब देख रहा था, लेकिन उसने सोचा कि जब वह घर की मल्लिका बन गया है तो उसे जल्दी से जिम्मेदारियां संभाल लेनी चाहिए। उसके हाथ में पिछली डचेसेस के छोड़े हुए सारे रिकॉर्ड्स थे। लगता है क्रोडेल इस बार इस घर की बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए सच में गंभीर हो गया था। क्रोडेल को इतनी मेहनत करते देख हैना को सच में दुहक भी हुआ और वह प्यारा भी लगा। असल में इतनी मेहनत किए बिना भी ड्यूक तो पहले ही उसके प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ था। वह आराम से चीजें सीख सकता था, लेकिन क्रोडेल ने ज्यादा सोचना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वह ड्यूक के बिल्कुल भी लायक नहीं है। हैना यह सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसकी मल्लिका के पास खूबसूरती भी थी और दिमाग भी, और ड्यूक भी कम नहीं था। क्रोडेल अपने हाथ में रिकॉर्ड्स पलट रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक और नाम निकल रहा था, एलेना। सबकी नजरों में वह ही असल में एक परफेक्ट औरत थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि खत में लिखा था कि यह एलेना जल्दी ही आने वाली थी।
हैना अपनी मल्लिका का साथ देने के लिए ड्यूक के उस प्राइवेट कमरे का भी जिक्र किया जहां वह हर रात चेक करता था, यह साबित करने के लिए कि उसकी मल्लिका का आकर्षण कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यह एलेना न जल्दी आई न देर से, ठीक इसी वक्त अचानक प्रकट हो गई। ऐसा लगा कि आने वाले दिन शांत नहीं रहेंगे। क्रोडेल अब पूरी तरह से यही सोच रहा था कि ड्यूक को भी कैसे खुश किया जाए। आखिर हमेशा किसी को एकतरफा कोशिश करते देखना उसे सच में थोड़ा बुरा लगता था। है ना, वह चतुर लड़की जल्दी से पास आई और एक सुझाव दिया कि कल सीधे बाहर पिकनिक पर चलते हैं। वैसे भी पिछली बार एक हादसे की वजह से पूरा मजा नहीं ले पाए थे, तो इस बार उसकी भरपाई हो जाएगी। जब पिछली बार ड्यूक ने पहल की थी, तो इस बार बदले में मल्लिका की बारी होनी चाहिए कि वह उसे इनवाइट करे। यह बातें सुनकर क्रोडेल का दिल जोर से धड़कने लगा। डेट शब्द सुनकर ही उसका दिल घबरा गया, लेकिन उस शख्स को खुश करने के लिए उसने फिर भी हिम्मत करके कोशिश करने का फैसला किया। अगले दिन क्रोडेल ने पिकनिक की जगह जल्दी ही तैयार कर ली थी। वह फूलों के बीच अकेला बैठा इंतजार कर रहा था, बस यही सोच रहा था कि क्या ड्यूक आज समय पर आएंगे। अपने हाथ में अभी अभी बनाया हुआ फूलों का हार देखकर क्रोडेल का दिल अचानक धड़कने लगा। क्या बच्चों के खेलने वाली यह चीज उस गंभीर ड्यूक की नजरों में बहुत बचकानी लगेगी? आखिर जब भी वह जियान को देखता था तो वह हमेशा एक ठंडे चेहरे के साथ होता था, यहाँ तक कि लोगों को लगता था कि वह गुस्से में है। शुरू में यह सच में काफी डरावना था। उसका चेहरा इतना हैंडसम था, अगर वह थोड़ा और मुस्कुराता तो कितना अच्छा होता। जब क्रोडेल ख्यालों में खोया हुआ था, तभी वह जानी पहचानी आवाज अचानक उसके पीछे से आई। पलटने पर ड्यूक सच में समय पर अपॉइंटमेंट के लिए आ चुका था। हालांकि उसका चेहरा अभी भी भावहीन था, लेकिन उसकी तेज और साफ सुथरी पोशाक के साथ वह इतना हैंडसम लग रहा था कि कोई उससे अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। लगता है इस बार उसे बाहर बुलाने के लिए सही जगह चुनी थी। जियान ट्रेनिंग के तुरंत बाद दौड़कर आया था, मुंह में हमेशा गर्मी की बात कर रहा था। क्रोडेल ने जल्दी से उसे बैठने को कहा और सोच समझकर एक रुमाल दिया उसके पसीने पोंछने के लिए। लेकिन यह ड्यूक एक हार्डकोर किस्म का शख्स था। उसे लगा कि उसका शरीर पसीने से भरा है और वह अपनी मल्लिका का कीमती रुमाल गंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सीधे कहा कि वह नहाना चाहता है। क्रोडेल अभी तक समझ नहीं पाया था कि इस वीराने में कैसे नहाएंगे कि अगले ही पल जियान ने उसके सामने ही अपनी ऊपरी पोशाक उतार दी। उसके होश में आने से पहले ही जियान ने बगल के पानी में छलांग लगा दी। यह हरकत बिल्कुल ही अचानक थी। पानी उछलते हुए झील की सतह को देखकर क्रोडेल पूरी तरह से वहीं खड़ा रह गया। यह पिकनिक अभी शुरू भी नहीं हुई थी और हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुके थे। जियान ने पानी में एक चक्कर लगाया और आखिरकार अपने शरीर की गर्मी को शांत कर पाया। वह काफी ताजा लग रहा था, लेकिन किनारे पर क्रोडेल काफी डरा हुआ था। उसे लगा कि झील का पानी बहुत गहरा है, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। वह उसे जल्दी से ऊपर आने के लिए चिल्लाता रहा। जियान हालांकि शांत था। उसने कहा कि वह बचपन से ही पानी में रहता आया है, यहाँ तक कि मजाक में कहा कि यहाँ का पानी उसके गांव से ज्यादा गर्म है। तलवारबाज क्रोडेल अभी भी परेशान था। जियान ने सीधे हाथ बढ़ाया, उसे भी नीचे आकर महसूस करने के लिए इनवाइट किया। इससे तो यह बड़े साहब मुश्किल में पड़ गए। हालांकि जियान बार बार कह रहा था कि पानी बिल्कुल भी गहरा नहीं है, लेकिन एक ऐसे शख्स के लिए जो तैरना नहीं जानता, यह तो उसकी जान लेने जैसा था। लेकिन ड्यूक के इस अंदाज को देखकर लग रहा था कि वह आज किसी को तैरना सिखाने पर तुला हुआ था। जियान पानी में खुशी से तैर रहा था और किनारे पर खड़े क्रोडेल की तरफ हाथ बढ़ाना नहीं भूला। उसने कहा कि पानी में लेटकर आसमान देखना बहुत खूबसूरत लगता है और उसे भी नीचे आकर महसूस करने के लिए जिद कर रहा था। क्रोडेल ऐसी नरम गरम बातों का सामना नहीं कर पाया। आखिर में उसने सिर्फ एक शर्त रखी। जियान को उसे मजबूती से पकड़ना होगा और उसे इस सूखे बतख को बिल्कुल भी डूबने नहीं देना होगा। जब ड्यूक ने छाती ठोककर भरोसा दिलाया तो क्रोडेल ने भी हिम्मत कर ली। उसने अपनी भारी आउटर स्कर्ट उतारी, सावधानी से किनारे पर बैठ गया और पहले अपने पैर की उंगलियों से पानी को परखा। उसने सोचा था कि झील का पानी बर्फ जैसा ठंडा होगा, लेकिन अनजाने में पानी का तापमान गर्म और बहुत आरामदायक था। क्रोडेल को धीरे धीरे रिलैक्स होते देख जियान ने एक बार फिर उसे पूरी तरह पानी में आने का निमंत्रण दिया। लगता है यह पिकनिक एक रोमांटिक पानी के खेल में बदलने वाली थी। हालांकि जियान पीछे से उसे सहारा दे रहा था, लेकिन क्रोडेल अभी भी बहुत घबराया हुआ था। उसे लगता था कि पानी बहुत गहरा है और थोड़ा सा भी पीछे झुकने पर वह पीछे हटना चाहता था। जियान उसे मजबूती से पकड़े हुए था और साथ ही जानबूझकर उसे छेड़ रहा था, उसे डरपोक कह रहा था। क्रोडेल गुस्से में तुरंत पलटवार किया कि वह इतने सालों से तैरना न जानते हुए भी बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। जैसे ही यह सिखाना रुकने वाला था, जियान ने अचानक एक बहुत चुभने वाली बात कही। उसने कहा, अगर तुम ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकते तो एक सच्चा टिमनिस बनने की बात क्या करना। वह नाम सुनकर क्रोडेल पूरी तरह से दंग रह गया। यह अब सिर्फ तैरना सीखने का मसला नहीं था। अगर यह हुनर सीखने से वह उस पहचान के एक कदम और करीब आ सकता था, तो चाहे कुछ भी हो
वह रोवन में लगे रहेगा। जब वह पहले ही उसका सरनेम अपना चुका था और सही मायनों में डचेस बन चुका था, क्रोडेल ने खुद से कहा कि वह ऐसी छोटी सी बात पर अपनी इज्जत नहीं गंवा सकता। उसने गहरी सांस ली, अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया और झील के पानी को खुद को घेरने दिया। जब उसने जान की आवाज सुनी जो उसे आंखें खोलने को कह रहा था, तभी उसने महसूस किया कि वह सच में पानी की सतह पर स्थिरता से तैर रहा था। अपने ऊपर उस नीले आसमान को देखकर यह एहसास बिल्कुल ही अद्भुत था। पहले के सारे डर एक पल में गायब हो गए। जान ने अपने सामने अपनी पत्नी को देखा और एक संतुष्ट मुस्कान दी। वह आखिरकार अपनी हिम्मत से इस मुश्किल को पार कर गया था।